नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र बैच में। मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आपका जेजी सर फिर से लेकर आया हूं एक नया चैप्टर आपके सामने। आज हम पढ़ रहे हैं 11th की फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपके आगामी यूपीएससी या पीसीएस किसी भी एग्जाम में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे जरूर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहीं से उद्गत होने वाले हैं। इस समग्र बैच के अंतर्गत दोस्तों आइए हम अपना चौथे क्लास की स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द फोर्थ क्लास इन द सेम, है ना। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम जगदीश चंद्र जांगीड़, योर मेंटर फॉर द जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। आपको पता होना चाहिए वी आर ऑलरेडी टेकिंग करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस। हर रोज शाम को 5 बजे ये हो रही हैं इसी चैनल के ऊपर लाइव 5 बजे, आप जरूर देखिएगा उसको भी। और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और द हिंदू एनालिसिस जैसे महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके साथ में एक सहजता से साझा करने वाला हूं कि क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जा सकती है। इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी सर? क्या हमें परेशान होने की आवश्यकता है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। आप क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं jagdish_jangid123 टेलीग्राम पे जाकर के। यह चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस इमेज को आप स्कैन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार के अपडेट्स हैं, एवरी अपडेट रिलेटिंग टू द सिविल सर्विस और पीसीएस एग्जाम आपको यहाँ पे मिलने वाली है मेरी तरफ से। आपको जो क्लास में होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि खाली पढ़ाई नहीं, लिखाई भी आवश्यक है, और पढ़ाई और लिखाई का एक कहीं न कहीं संतुलित जो है अभ्यास होगा, तहीं बेसिकली सफलता मिलने वाली है आपको। तो जो होमवर्क दिया जाता है, प्लीज उसको अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, समय के अनुसार करने की कोशिश करें दोस्तों। और खाली होमवर्क करना ही नहीं है, उन गलतियों को भी सामने लेके आना है। तो आप रीच आउट कर पाएंगे जेजे सर PW यूपीएससी टेलीग्राम हैंडल पे, और आप 1-to-1 अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, और अपने क्वेरीज, जो जनरल क्वेरीज हो, एकेडमिक क्वेरीज हो, वह भी आस्क कर सकते हैं अपने बैच का और अपने नाम का रेफरेंस देकर के दोस्तों। चलिए, यह बात तो हो गई कि सर आपको कंटेंट कैसे मिलेगा, ताकि अगले घंटे भर तक जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके अंदर का कहीं न कहीं वो एस्पिरेंट शांत बैठा रहे और पूरी मेंटल फैकल्टीज जो है आपकी फोकस रहे ज्ञानार्जन पे, सीखने में बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो पाए। इसलिए ये 1 मिनट देना आवश्यक था दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली जो हमारा मूल लक्ष्य रहने वाला है, वह भारत भौतिक भूगोल के मौलिक, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर द चैप्टर नंबर 4, और इस चौथे लेसन का नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। इससे पहले हम 3 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई मस्ट बी एबल टू वेरी थैंकफुली से दैट, मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप तमाम विद्यार्थियों का, जिन्होंने हमारे इसी ओनली आईएएस हिंदी चैनल के ऊपर पिछला जो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो 11th के एनसीईआरटी का हमने अपलोड किया, तो उसको बहुत ही अच्छे से सराहा है। और आई कैन सी दैट यू हैव ऑलरेडी कमेंटेड हियर, है ना। बहुत ही अच्छे से आपने क्लासेस को अटेंड किया है, उसको अप्रिशिएट भी किया है। आपका इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं जो है वह क्लास के लिए जगने वाला है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं आपके लिए कंटिन्यूस रहने वाली है। मेरा वादा है आपसे कि चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, यह क्लासेस आपको अनवरत कहीं न कहीं गाइड करेगी, आपको लेयर बाय लेयर जो है आपका नॉलेज सिंथेसाइज करने में मदद करने वाली है। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट आप बहुत ही ऑनेस्टी से पढ़ रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल, है ना। क्योंकि जीवन में मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी और सततता, ये 2 जीवन की धुरी हैं, ये एक्सिस है लाइफ का। अगर आप ईमानदार है अपने जीवन में, जैसे एस्पिरेंट की एक लाइफ होती है, आप अपने इस जीवन में, अपनी इस प्रैक्टिस में अगर ईमानदार है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर ईमानदारी से सारा काम नहीं होगा, आपको सतत भी, कंसिस्टेंट भी रहना होगा। एक दिन की ईमानदारी या एक दिन की पढ़ाई आपको जंग नहीं जितवाने वाली है। यहाँ पूरा लगभग आपको साल, 1.5 साल की, 1.5 ईयर की जो जर्नी है, इसको बहुत ही अदब से, अनुशासन से रखना है। और अभी प्रीलिम्स में बहुत टाइम है। अगर अभी से जड़ें मजबूत की, कंसेप्ट मजबूत किए, तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। आई होप एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस गोइंग अहेड। आप अगर ये लेसन पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को हाल के लिए पॉज कर सकते हैं। क्यों पॉज करना है सर, वो बता दीजिए एक बार। आप 11वीं की एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हैं। यू कैन जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी। आप हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं, आप उस एनसीईआरटी को खोल के बैठिए।
मैं आपको उस एनसीईआरटी में बिखरे हुए ज्ञान के मोतियों से साक्षात्कार करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस पे क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। एक होल टुगेदर नई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। हमने कई बार बेसिकली अपने बचपन से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएशन तक की स्टडीज के अंतर्गत महासागर और महाद्वीपों के बारे में कई सारी चीजें समझी कि भारत कौन से महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, कहाँ कहाँ अवस्थित है, कहाँ लोकेटेड है। वी ऑल नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट। अब हम उसको समथिंग से, है ना, कि सर समथिंग जो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जो जानते हैं, उसको एक समग्र, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमको तैयार करनी है। लेट अस स्टार्ट दिस। सो अगर हम इस लेसन में देखें, इस लेसन में जाने से पहले मैं बता दूं कि हमने सर लास्ट लेसन में क्या किया। सर इन द वेरी लास्ट लेसन व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि सर हमने पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी ली थी, अर्थ के इंटरनल जो है आपके स्ट्रक्चर को जाना था कि सर क्या है आपका सियाल, सीमा, नीफे क्या है आपके पास में, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सारी चीजें जानी थी कि सर किस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, ज्वालामुखी के तरीके से हो, चाहे आपके पास में भूकंप के जरिए से हो, है ना, कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमने उसको बहुत अच्छे से लिखा भी था, साझा भी किया था और समझा भी था। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं संसार के मानचित्र को। सर जो ये वर्ल्ड का जो मैप है ना, आज हमको जो दिख रहा है कि सर ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, लास्ट में ये आपका एंटार्क्टिका। तो सर ये आज महाद्वीप ऐसे दिखते हैं और आज जो बेसिकली ये ओशियंस, महासागर ऐसे दिखते हैं। क्या ये युगों से, शुरुआत से ऐसे ही थे और क्या ये आने वाले अनंत युगों तक बेसिकली ऐसे ही रहने वाले हैं? नहीं सर। इसके बारे में एक समग्र अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है कि सर यह सारे के सारे महाद्वीप या महासागर लगातार चलेमान हैं, लगातार विस्थापित हो रहे हैं। इनमें पर्टिकुलरली समय के साथ साथ में जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसमें बेसिकली मूवमेंट देखने को मिलती है। एक दूरी बेसिकली जो है ये कहीं न कहीं तय करते हैं हर वर्ष, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत। हम उसी के अनुसार देखेंगे कि महाद्वीप या तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नजदीक आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं सर महाद्वीप, दूर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं सर। अच्छा जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा पृथ्वी के पटल पे, अच्छा जब दूर जाएंगे तो क्या होने वाला है अर्थ के लिथोस्फीयर पे, इसको भी समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है ना। सो इसमें परिवर्तन होगा, पर परिवर्तन क्यों होगा और परिवर्तन कैसे होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग इस अवस्थिति को, आज की जो ये लोकेशन है इसको समझने को लेकर के है। सो इस अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है। द अर्थ लिथोस्फीयर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। पृथ्वी का कहीं न कहीं भूपर्पटी, लिथोस्फीयर, थल मंडल अभी भी बेसिकली टेक्टोनिक मूवमेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हम सीखने समझने की कोशिश करते हैं और इसको कहीं न कहीं महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो सर अटलांटिक महासागर की तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है ना, तो महासागरों के दोनों तरफ की तटरेखा आश्चर्यजनक से सममिति में, सिमेट्री में, मतलब एक दूसरे से फिट हो जाती है। ये अटलांटिक ओशन है, ये देखो सर यहां से और सर ये यहां से। तो क्या ये कह सकते हैं सर ये दोनों भूभाग कभी एक ही हुआ करते थे? क्योंकि ये सममिति है, सिमेट्री, एक तरीके से ताला और चाबी कैसे फिट हो जाते हैं, है ना, जिग्सॉ फिट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिग्सॉ फिट। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सर एग्जैक्टली सर ये यहाँ पे मैच हो रहा है। साउथ अमेरिका अफ्रीका से ही कहीं न कहीं पहले जुड़ा हुआ था, बाद में यह कहीं न कहीं आपके पश्चिम में और यह कहीं न कहीं पूर्व की तरफ विस्थापित हुआ होगा, मूव हुआ होगा, राइट। तो सर एक तो ये चीज पता चलती है, एक तो ये चीज पता चलती है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक ये रखूं, दिस इज द पेपर, दिस इज द पेपर। अगर मैं इस पेपर को इस तरीके से फाड़ूं, है ना, इफ आई टीयर दिस इन अ पर्टिकुलर शेप, और अब आपके पास में ये दो पेपर अगर आपको कमरे में मिले, इफ यू फाइंड दिस टू पेपर्स इन द रूम, आप क्या कहेंगे? सर कभी ना कभी ये इसी का ही भाग था, समवेयर डाउन द लाइन ये इसी का भाग था, बट कुछ घटनाएं घटी होगी, कुछ परिघटनाएं भौगोलिक घटी होंगी जिनके कारण इनमें दूरी, इनमें विस्थापन, इनमें कहीं न कहीं ड्रिफ्ट देखने को मिला है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम तटरेखा की आकृति को देखें तो इसमें एक सममिति, सिमेट्री देखने को मिलती है। तो वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा सर
कि ये देखो इधर से और ये देखो इधर से, क्या ये जुड़े हो सकते हैं? और ये देखो इधर से और ये देखो इधर से। सो समवेयर डाउन द लाइन नॉर्थ अमेरिका यूरोप से और साउथ अमेरिका अफ्रीका से कहीं कहीं पहले जुड़ा हुआ था। ऐसी बेसिकली जो है संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं उनके द्वारा। किनके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है सर, क्या ये संभावनाएं अभी 2023 में व्यक्त की जा रही है? नहीं सर, यह संभावनाएं कई सालों पहले, मैं कहूं मूलतः कई शताब्दियों पहले व्यक्त की गई हैं। हम कहेंगे 1596 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता हुआ करते थे, अब्राहम ऑर्टेलियस। क्या नाम है इनका? अब्राहम ऑर्टेलियस। और अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम जो है ये संभावना व्यक्त किया था, है ना, कि सर कहीं न कहीं अफ्रीका साउथ अमेरिका से और यूरोप नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि इनकी तट रेखा की सममिति सिमेट्री देखिए। ठीक है सर, इन्होंने ऑर्टिलियस ने जो खुद मानचित्र बताते, जो खुद बेसिकली मानचित्र बनाते थे, तो सर जो कहीं न कहीं मानचित्र बनाता है उसको तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना। देखो सर, ये शेप और ये शेप दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कहीं न कहीं स्थिति बन सकती है कि ये दोनों एक ही भूभाग के हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, सो उसके बाद में आते हैं एंटोनियो प्लैग्रीनी। मेरे साथ में बोलो, एंटोनियो प्लैग्रीनी। और एंटोनियो प्लैग्रीनी ने बेसिकली क्या किया था आपके पास में? उन्होंने भी बेसिकली इसी तरह के मानचित्र बनाए थे। ठीक है ना। सो ये बताया जाता है कि पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ करता था। इवन अफ्रीका इंडिया से जुड़ा हुआ होता था। इवन बताया जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ होता था आपके पास में। ठीक है ना। और धरातल के अंदर धीमे धीमे करोड़ों वर्षों में जो विस्थापन देखने को मिला, चीजें दोनों साइड में बेसिकली विस्थापित होने लगी, है ना, उनमें डाइवर्जेंस होने लगती है। सो अब्राहम ऑर्टेलियस के बारे में आपको नाम याद रखना है। मानचित्र निर्माता हुआ करते थे, डच ओरिजिन के हुआ करते थे आपके पास में। इन्होंने 1596 में, है ना, 1596 के अंदर बेसिकली जो है यह संभावना प्रस्तुत की कि सर दोनों अमेरिका नॉर्थ और साउथ और यूरोप और अफ्रीका एक साथ शामिल हुए थे। तो कहीं न कहीं ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है उन्होंने सबसे पहले बनाई। अच्छा, इन्होंने संभावनाएं बताई और मैप पे ऊपर, भूगोल के ऊपर मानचित्र बनाते हुए उन्होंने ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी दी। पर सर यहां पे बेसिकली एक और वैज्ञानिक थे उस वक्त, इनका नाम था एंटोनियो प्लैग्रीनी। और एंटोनियो प्लैग्रीनी ने क्या किया कि जो ऑर्टेलियस ने संभावनाएं बताई, उन संभावनाओं के आधार पर एक मानचित्र बना डाला। एक मानचित्र बना डाला जिसमें उसने कहीं न कहीं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को जुड़ा हुआ दिखाया, जुड़ा हुआ दिखाया। और यह भी बताया कालांतर में, समय के साथ साथ इनमें विस्थापन, इनमें ड्रिफ्ट, इनमें डाइवर्जेंस देखी गई, जिसके कारण मूलतः आज जैसी मानचित्र की परिस्थितियां बनती हैं सर। राइट। फिर आते हैं सर हमारे प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात करूं, 1912 में एक और जर्मन मौसम वैज्ञानिक, जर्मन मीटरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वह थे एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने कहीं न कहीं इन मानचित्रों का अध्ययन किया। उन्होंने कहीं न कहीं प्लेग्रिनी के द्वारा बनाए हुए मैप और कई सारी चीजों को अध्ययन किया। और ये मौसम विज्ञानी थे, ऑब्वियसली इनको भी बेसिकली जो है भूगोल के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट, एक रुचि थी। तो महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में इन्होंने जो है एक गहरी और एक अच्छी समझ कहीं न कहीं दोस्तों प्रस्तुत की थी। ये थे एल्फ्रेड वेगनर साहब। इन एल्फ्रेड वेगनर साहब ने बेसिकली क्या बताया कि सर महाद्वीप, हमारा टॉपिक ही यही है कि सर महासागर और महाद्वीप किस तरीके से बने होंगे, किस तरीके से बेसिकली आज की स्थिति में आए होंगे, क्या इनमें अभी भी बदलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो काफी जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर की जो थी, उस वैसी क्यूरियोसिटी कहीं न कहीं एल्फ्रेड वेगनर साहब के अंदर भी थी। तो उन्होंने उससे पहले ऑर्टेलियस और प्लेग्रिनी के द्वारा दिए गए मानचित्र और संभावनाओं का समेकित अध्ययन किया। और उस अध्ययन के पश्चात वह एक अवधारणा पे पहुंचते हैं, और यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके पास में। राइट। इन्होंने क्या कहा आपके पास में कि सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन किया, है ना। ये कहते हैं कि सर आज की तारीख में दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आपके महाद्वीप है ना, एक वक्त ऐसा था कालांतर में कि सारे महाद्वीप इकट्ठे हो गए थे, सारे के सारे महाद्वीप इकट्ठे हो गए तो एक सुपर कॉन्टिनेंट बना होगा। क्या बना होगा आपके पास में? एक सुपर कॉन्टिनेंट बना होगा कि आज एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, सबको जोड़ दो और हमारी धरती पे हमें देखने को मिला होगा एक सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, कि सारे के सारे सुपर कॉन्टिनेंट है। इसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। अब पेंजिया का मतलब होता है अंग्रेजी में पैन, देन GEA, ठीक है ना। तो पैन शब्द का क्या मतलब है दोस्तों? पैन मीन्स ऑल, पैन मीन्स ऑल, है ना, सब, सारा। तो सारी जितनी भी महाद्वीपीय भूमि थी वो साथ में आ गए, सारे महाद्वीप साथ में आ गए। जिया मीन्स द लैंड, तो सारी जो लिथोस्फेरिक महाद्वीप थे वो सारे साथ में आ गए। तो इस भूमि को बेसिकली उन्होंने बोला, क्या बोला? पेंजिया। तो पेंजिया क्या है? एक तरह का सुपर कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा अर्थ के कॉन्टिनेंट साथ में आ गए थे। फिर अब सर मैं पूरे के पूरे महासागरों महाद्वीपों को साथ कर दूं तो पृथ्वी पे और बचा क्या? महासागर। सारे महाद्वीपों के आसपास में है क्या? पानी महासागर के रूप में है। और जब सारे महाद्वीपों को मैंने एक कर दिया तो पृथ्वी पे और चारों तरफ बचा क्या? कि सर पृथ्वी पे चारों तरफ अब बचता है पेंथलासा। क्या बचता है आपके पास में? इसको इंग्लिश में लिखेंगे पेंथलासा। और ये पेन मीन्स ऑल, थलासा मीन्स द वाटर। पेन मीन्स ऑल, सारा, थलासा मीन्स द वाटर। सो ये कहते हैं कि सारे महाद्वीप इकट्ठे हो गए, पेंजिया बना दिया। पृथ्वी का सारा पानी उस पेंजिया के चारों तरफ इकट्ठा हो गया, पेंथलासा बना दिया। क्या ये समझ में आई? ये अवधारणा है, यह अवधारणा है, यह एक कल्पना भी हो सकती है, परंतु यह कहीं न कहीं हमारी वह क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली मूल और महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। अतएव हम अल्फ्रेड वेगनर साहब की 1912 में, आज से एक शताब्दी पहले दी गई, 100 वर्षों से पहले दी गई अवधारणाओं को आज भी यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्व देकर पढ़ते हैं दोस्तों। सो ये कहते हैं कालांतर में एक बार सारे महाद्वीप इकट्ठे होकर क्या बनाया? पेंजिया। और उसके चारों तरफ क्या इकट्ठा हो गया? सारे महासागरों का पानी। तो ये हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है, अटलांटिक हो चाहे पैसिफिक हो चाहे आर्कटिक हो, ये सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर के इस पेंजिया के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। क्या बनाया? पेंथलासा बना दिया, राइट। यह इनकी अवधारणा है। फिर ये कहते हैं कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 200 मिलियन वर्ष पहले, आज से 200 मिलियन वर्ष पहले ये कहते हैं कि सर इस पेंजिया में कहीं न कहीं डिवीजन हुआ, इस पेंजिया में कहीं न कहीं विभाजन होता है और यह 2 हिस्सों में टूट जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है, उत्तरी हिस्सा, लॉरेंशिया कहलाया, जबकि ये लॉरेंशिया कहलाया, जबकि नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना क्षेत्र कहलाया आपके पास में। और धीरे धीरे बेसिकली आगे जैसे जैसे बेसिकली कालांतर में समय आगे बढ़ता गया और लाखों वर्षों के अंदर ये लॉरेंशिया अलग अलग भागों में विभाजित होता है, ये गोंडवाना अलग अलग भागों में विभाजित होता है और आज के महाद्वीपों के रूप में टूट टूट करके अलग अलग दिशाओं में विस्थापित होता जा रहा है, राइट। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा? शुरुआत में सारे महाद्वीप एक थे, सारे महाद्वीप एक थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, एंटार्क्टिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। दे ऑल आर वन। ये सारे के सारे महाद्वीप कहीं न कहीं एक भूभाग के रूप में थे। आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले की बात की जा रही है। फिर कहते हैं कि सर कुछ समय बाद 150 मिलियन साल, आज से 150 मिलियन साल पहले इनमें विभाजन हुआ। ऊपर वाले नॉर्थ हिस्से को लॉरेंशिया व नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना भूभाग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। और 100 मिलियन वर्षों में बेसिकली ये लॉरेंशिया और गोंडवाना भी आगे विभाजन होता है। तो इस लॉरेंशिया से बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंडमास से नीचे वाले लैंडमास से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका का निर्माण हुआ। तो अभी भी ये लगभग नजदीक है। फिर 100 मिलियन साल पहले की बात है। आज की अगर मैं बात करूं तो हमको हमारा मैप ऐसा दिखता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, राइट। ये पैसिफिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये इंडियन ओशन, ये सदर्न ओशन, ऊपर आर्कटिक आ गया आपका। सो ये कह रहे हैं कि सर ये पहले सब एक हुआ करते थे, इनमें विभाजन हुआ, गोंडवाना एंड लॉरेंशिया, गोंडवाना एंड लॉरेंशिया, उसमें और विभाजन हुआ।
फिर उसमें और विभाजन हुआ, विभाजन व विस्थापन, डिवीजन और डिफ्लेक्शन के कारण, ड्रिफ्ट के कारण, इनकी परिस्थिति, इनका विस्तार और इनका वितरण अलग अलग काल में अलग अलग जगह पे होता गया। इतना समझ में आया तो क्या एक चेहरे पे मुस्कान आई? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अल्फ्रेड वैगनर भैया? वो ये कह रहे हैं, अब इस टाइम लैप्स को देखो, थोड़ा अच्छे से देखो इस एनिमेशन को, कि सर ये लगातार बेसिकली पृथ्वी के ऊपर जितने महासागर है ना, ये देखो ये गोंडवाना लैंड मास है ना, जितने महासागर है, महाद्वीप है, सारे इकट्ठे हो गए थे, देखो सारी जमीन साथ में आ गई। अब धीरे धीरे बेसिकली इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है, और सारे महाद्वीप जो है वह आज की सिचुएशन में आते हैं, आज की सिचुएशन में आते हैं। ये पैंथलासा है, ये क्या है? पैंथलासा, राइट। इसमें हर महाद्वीप पे बेसिकली विभाजन और विस्थापन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसको बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या बोला इन्होंने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और सर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है किसने दी? कि सर अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दी। कब दी? सर 1912 में दी आपके पास में, ठीक है ना। सो इनके समर्थन में उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। तो जब ये बताते हैं ना कि सर ऐसा कुछ हुआ होगा, कि सर पहले सारे महाद्वीप एक थे, विभाजित हुए और फिर विस्थापित हुए, आज की परिस्थिति के अंदर भी बेसिकली वो लगातार उसमें विस्थापन, उनमें ड्रिफ्ट, उनमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि सर ऐसा 230 या 250 मिलियन वर्षों पहले हुआ। किसने देखा? क्या आपने देखा? क्या जे सर ने देखा? क्या अल्फ्रेड वैगनर साहब ने स्वयं जाके देखा? नहीं। तो किसने देखा होगा? तो ये कुछ परिकल्पनाएं, कुछ साक्ष्य रखते हैं, ये कुछ परिकल्पनाएं, कुछ साक्ष्य रखते हैं। जैसे वही वाला साक्ष्य जो अभी हमने बताया था आपको कि सर सबसे पहले तो ये देखिए, ये टुकड़ा एकदम इससे मिलता हुआ सा है। आपको नहीं लगता कि सर अगर ये टुकड़ा यहाँ पे है मैप पे और ये टुकड़ा यहाँ पे है, तो सर कालांतर में ये दोनों कहीं न कहीं एक ही का भाग रहे होंगे? तो ये इस तरीके से कुछ अपने तर्क पेश करते हैं, और वो तर्क जो हैं उस वक्त के वैज्ञानिकों के द्वारा काफी सराहा गए थे, ठीक है ना। तो यह अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय बहाव नहीं लिखेंगे आप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लिखेंगे, बहाव नहीं लिखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में कुछ प्रूफ देते हैं, कुछ साक्ष्य देते हैं। उसमें सबसे पहला क्या था आपके पास में? महाद्वीपों का मिलन, है ना। और यहां पे जब जिग्सॉ फिट एक तरीके से देखा गया कि सर ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका से एकदम मिलता हुआ सा, ये अंटार्कटिका कहीं न कहीं आपके पास में अफ्रीका से मिलता हुआ, ये इंडिया कहीं न कहीं मेडागास्कर के पास, अफ्रीका के हॉर्न के पास मिलता हुआ, अंटार्कटिका कहीं न कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलता हुआ। बोलते सर ये पूरी की पूरी जमीन पहले कालांतर में एक ही हुआ करती थी। एक जिग्सॉ फिट देखने को मिलता है, एक सममिति देखने को मिलती है इनकी तट रेखाओं के अंतर्गत, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो बेसिकली एक यह बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बात की सर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में हेरोलाइन का एक दूसरे के आमने सामने आना। सो अफ्रीका हो और यहां पे इसको कहा जा सकता है कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का, है ना, तट रेखा का। तो सर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो है आपके पास में जो तट रेखाएं हैं वो एकदम इनमें सममिति देखने को मिल रही थी। महासागरों के पार कुछ उम्र की चट्टानें, है ना, आपके पास में। जैसे सपोज सर अगर ये एक ही एरिया, अगर ये एक ही एरिया है तो क्या ये पॉसिबल है कि सर यहाँ पे जैसी चट्टानें हैं वैसी चट्टानें यहाँ भी होगी, यहाँ पे जैसी चट्टानें हैं वैसी चट्टानें यहाँ भी होगी, ठीक है ना, वैसी चट्टानें यहाँ भी होगी। तो ये बता सकते हैं कि सर ये भूभाग कभी एक रहा होगा। और जब मैं इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करता हूँ, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग के थ्रू हम क्या चट्टानों की उम्र पता करते हैं, तो पता चलता है कि जो चट्टानें अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के तट पे मिल रही हैं, वही चट्टानें कहीं न कहीं अफ्रीका के तट पे मिल रही हैं। तो वही काल क्रम की, वही टाइम ड्यूरेशन की बेसिकली चट्टानें हैं, वही कहीं न कहीं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर है। सो इससे भी पता चलता है ओके, चाहे इनके बीच में पूरा आज की तारीख में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, पर एक वक्त बेसिकली यह दोनों भूभाग जुड़े हुए थे, है ना। धीरे धीरे इनमें विस्थापन देखा गया है। तो ब्राजील, यहाँ साउथ अमेरिका में ब्राजील है, यहाँ लगभग 2000 बिलियन वर्ष पुरानी जो है आपकी चट्टानों की पट्टी मिलती है। वैसी ही पट्टी कहीं न कहीं आपकी जो है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी मिलती है आपके पास में, जो उससे मेल खाती। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के समुद्र तट के साथ शुरुआती समुद्र निक्षेप जुरासिक काल के हैं। और तो और सर ये जो कोस्ट लाइन है ना, तो इस कोस्ट लाइन के ऊपर कहीं न कहीं आपके पास में टेलाइट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं।
समुद्री निक्षेप पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो ठीक ब्राजील में पाए जा रहे हैं वैसे ही घाना में पाए जा रहे हैं अफ्रीका के अंदर। तो घाना के, ब्राजील के अंदर भी जो सोने की खदानें, जो कहीं न कहीं गोल्ड रॉक है जिनमें सोना पाया जाता है, वैसी ही चट्टानें बेसिकली आपके घाना में पाई जाती है जहां पे सोना पाया जा रहा है। तो ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली सेम टाइम की, जुरासिक टाइम की चट्टानें मिल रही हैं। और सर आपके पास में, सर यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पास में उस समय के पहले के समुद्र का अस्तित्व ही नहीं था, ये बताया जा रहा है कि सर इसका मतलब है कि जो ये बीच में अटलांटिक है ना, एक वक्त नहीं था, ये पूरी की पूरी भूभाग एक था। फिर धीरे धीरे इसमें ड्रिफ्ट, इसमें विस्थापन देखा गया। इवन जीवाश्म बताए गए, कई पेड़ पौधे, कई जो मृत प्राय जीव हैं उनके शरीर का कंकाल, उनके कहीं न कहीं जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, है ना, अस्थियां वगैरह, वह बेसिकली पाई जाती है कि जैसे जीव यहाँ पाए जाते हैं वैसे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बताइए आप मेरे को, सर आज की तारीख में तो इनके बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। उस वक्त कौन क्रॉस कर सकता था? खाली उभयचारी, वो भी इतनी दूरी तो क्रॉस नहीं कर जाएंगे कि सर समुद्र तैर के चले गए पूरा का पूरा उधर, नहीं कर सकते, राइट। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये दोनों भूभाग एक तरीके से कंटिन्यूअसली सीधा सीधा जुड़े हुए थे, एक ही भूभाग के हिस्से हुआ करते थे, अटलांटिक ओशन नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने ये साक्ष्य दिए जीवाश्म के आधार पे, निक्षेप डिपॉजिट्स के आधार पे, मिनरल्स चट्टानों के आधार पे, है ना, और कहीं न कहीं तट रेखा की सम्मिति के आधार पे। तो उन्होंने ये सारे कहीं न कहीं इनडायरेक्ट प्रूफ्स दिए और यह प्रूफ्स भी काफी सही थे। तो इन्होंने क्या बताया आपके कि सर बिकॉज आई हैव अ कॉज देयर इज अ रीजन, राइट। ये ऐसा हुआ है, अलग अलग जगह पे चट्टाने पर सेम चट्टाने, अलग अलग जगह पे जीवाश्म पर सेम तरह के जीवाश्म, कैसे संभव है सर? आज बेसिकली आप जा सकते हैं यातायात के कारण। सर आज से करोड़ों वर्ष पहले कैसे गए होंगे? इंसान भी जा सकता है, पर वो जो नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल जीवाश्म, वो कैसे गए? चट्टाने कैसे सेम हो सकती हैं सर? सर ये एक ही भूभाग का हिस्सा है, यह कहीं न कहीं कॉन्टिनेंट्स के विस्थापन के बाद में एक दूसरे से अभिसरित हुए हैं, एक दूसरे से दूर गए हैं, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से बताया जाता है कि सर कहीं न कहीं साउथ अमेरिका और अफ्रीका पहले जुड़े हुए थे, कालांतर में सारे के सारे महाद्वीपों में क्या होता है? इस सुपर कॉन्टिनेंट में विस्थापन होता है। पहले सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, ये टाइम पीरियड देखते जाइएगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड घट रहा है, देखो सारे के सारे यहाँ पे इनमें विस्थापन देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। यस और नो? यस और नो? हाँ, ठीक है। चल, तो यहाँ पे उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक्स का बोला कि सर गोंडवाना सिस्टम में कई सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना, कई तरह के आपके पास में जो हैं हिमनदों के, ग्लेशियर्स के निक्षेप पाए जाते हैं। इन्हें टिलाइट निक्षेप कहते हैं। टिलाइट क्या होते हैं? नदियों के द्वारा जो लाए जाते हैं उनको हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। क्या है ना, जो एलुवियम, जो मृदा, जो बालू होती है नदी के पास में, जलोढ़ कहते हैं, अलुवियम सॉइल उसको कहा जाता है। जलोढ़ मृदा सबसे फर्टाइल होती है, नदी के द्वारा निक्षेपित की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। अब ग्लेशियर के द्वारा भी तो की जा सकती हैं, उस वक्त भी तो ग्लेशियर्स हो सकते थे। ग्लेशियर्स मतलब हिमनद, हिमनद मतलब हिम प्लस नद, आइस, रिवर। तो जो अगर रिवर फ्रोजन हो जाए, अगर जो नदी बह रही है सब जीरो टेम्परेचर के कारण, वह कहीं न कहीं जम चुकी हैं, पर अभी भी वो पहाड़ों से एक ढाल के अंदर एक ग्रेडियंट के साथ में बह रही है। सो हिमनदों के निक्षेप से बनी अवसादी चट्टानें भी बेसिकली यहाँ पे पाई जा रही हैं, जो अफ्रीका में पाई जा रही हैं, वैसे ही आपके पास में साउथ अमेरिका में पाई जा रही हैं, जो यूरोप में पाई जा रही है वही आपके नॉर्थ अमेरिका में पाई जा रही हैं। सो भारत से तलछट की गोंडवाना प्रणाली दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग भूभागों पे इसका प्रतीक है। तो इंडिया के अंदर भी बेसिकली ऐसी सेम मिलती हैं, है ना। सो सेडिमेंट्स मिलते हैं हमको इंडिया से भी, और ऐसे डिफरेंट 6 अलग अलग लैंड मास में मिलते हैं, जो कि दक्षिणी हेमिस्फेयर का भाग था, क्योंकि दक्षिणी हेमिस्फेयर में इंडिया भी कभी रहा होगा। ये हमारा इंडिया है ना, आज की तारीख में बेसिकली यहाँ पे है, पर इंडिया एक टाइम पे बेसिकली यहीं का भाग था। ये रहा इंडिया, ये इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है विस्थापित हो रहा है। सो ये उसी एरिया के अंदर जो ग्लेशियर्स पाए जाते थे, उन ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स, टेलाइट निक्षेप आज भी जो भारत में पाए जाते हैं, टेलाइट निक्षेप स्पेसिफिकली आपके नागपुर वाले एरिया में, नागपुर वाले एरिया में जो निक्षेप, जो चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसी चट्टानें कई और एरियाज में पाई जाती है। सर कैसे संभव है? क्या भारत कभी आपके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास जुड़ा हुआ था? क्या अंटार्कटिका से या अफ्रीका से जुड़ा हुआ था? हाँ सर, आज से करोड़ों वर्षों पहले की बात है, ठीक है।
आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से समझ में आई है। एक प्रश्न बन सकता है कि टिलाइट क्या होते हैं? हिमनदों के निक्षेप को टिलाइट कहा जाता है, जो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं हमें। फिर सर प्लेसार डिपॉजिट्स की कहा जाते हैं। प्लेसार डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आपके पास में सोने का, है ना, ऑफ गोल्ड, है ना। इस डिपॉजिट्स में, इन चट्टानों में, इन मिट्टी में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाएगा, सोना पाया जाएगा। जैसे अफ्रीका में घाना के तट पे बेसिकली जो है एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक, कि सर कोई भी सोर्स रॉक नहीं है, पर सर फिर भी वहां पे क्यों सोना पाया जाता है? वाई देर इज मतलब ऐसी कोई और वहां पे जो सोर्स नहीं है जहां से सोना प्राप्त हो सके, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है आपके। और पाया जाता है दूसरा, द गोल्ड बियरिंग वेन्स ऑफ द ब्राजील। गोल्ड बियरिंग वेन्स ऑफ द ब्राजील वहां पे भी पाया जाता है। सो गोल्ड डिपॉजिट जो है घाना के, दे आर फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू। कहां से आए आपके पास में? वो ब्राजील प्लेट्यू से आए। और ब्राजील प्लेट्यू से बेसिकली, है ना, व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, धीरे धीरे नदियों के साथ बहते हुए वो प्लेसार डिपॉजिट्स वहां पे आए हैं। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि सर ये आपके पास में कभी ब्राजील, ये यहां हुआ करता है, ये ब्राजील है, तो इस ब्राजील से नदियों के साथ बहते हुए घाना के इस वाले एरिया के अंदर बेसिकली क्या आ गए आपके? डिपॉजिट, प्लेसार डिपॉजिट, है ना। और वो प्लेसार डिपॉजिट्स में क्या है? नदियों के साथ बहता बहता जो औरम है, गोल्ड है, सोना है, वो भी पहुंच गया वहां पे। समझ रहे हो? तो घाना वाले एरिया में अभी हम जाकर के अफ्रीका में ढूंढे ना कि ये आया कहां से होगा, आसपास की चट्टानों में कहीं सोना नहीं है। बोले सर मिलियन वर्षों पहले ब्राजील प्लेट्यू, ब्राजील पठार, जो सोने का बेसिकली एक सोर्स है, वहां से नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए, वो जो प्लेसार डिपॉजिट्स लाए, वो घाना के अंदर बेसिकली निक्षेपित हो गए, सेडिमेंट जमा हो गए। कॉन्टिनेंट तो जुदा हो गए, पर वो निक्षेप आज भी पाए जाते हैं, और सोने का खनन घाना में आज भी होता है ना। तो ये सारे बेसिकली क्या है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो अल्फ्रेड वेगनर ने ढूंढ निकाली और अपना नया सिद्धांत दे डाला था। टिलाइट के थ्रू दिया उन्होंने, फिर प्लेसार डिपॉजिट्स के उन्होंने सारी चीजें बताई। और उन्होंने बताया कि सर ये इस साउथ अमेरिका के ब्राजील प्लेट्यू से ही कहीं न कहीं जो है निक्षेपित हुआ है यह सोना, यहाँ पे प्लेसार डिपॉजिट्स। तो सोने का भंडार कहां से मिला? तो इसका भी बेसिकली एक रीजन बता सकते हैं, एक रीजन बताया जा सकता है। ओके सर, ये सोने का स्रोत है और ये पानी के साथ, नदी के साथ बह करके कहीं न कहीं निक्षेपित, सेडिमेंटेड हुआ है वहां पे घाना में। यह भी एक एग्जाम्पल बताया आपके पास है, राइट। सो इससे महाद्वीपीय विस्थापन जो है वह और भी बेसिकली जो है उसको मजबूत मिलता है कि ओके इस थ्योरी में कुछ तो सच रहा है सर हमारे पास में। फिर ये फॉसिल की बात करते हैं कि सर कुछ आपके पौधे, जानवर, समुद्री जितने भी जो आपके पास में मेरीन्स वगैरह, ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जमीन पर, है ना, उनके अंदर बेसिकली समान प्रजातियां बेसिकली पाई जाती थी दोनों तरफ, है ना। समान जीवाश्म पाए जाते थे, है ना। इवन जो है लेमूर्स बेसिकली बताया जाता है कि जो लेमूर जो हैं वो इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका तीनों जगह पाए जाते हैं लेमूर्स, है ना। पर कैसे पाए जाते हैं सर? बहुत तो तीनों के तीनों बेसिकली जो उनके बीच में समुद्र ही समुद्र है। सो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में कैसे जो है लेमूर्स पाए जा सकते हैं आपके पास में? तीन भूभागों को बेसिकली कभी जुड़े हुए होंगे तभी तो लेमूर तीनों जगह पाए जाते हैं। फिर सर मीसोसॉरस, एक रेप्टाइल हुआ करता था आपके पास में, छोटा शरीर सब था, जो खारे पानी के लिए अनुकूलित था, है ना। उसका कंकाल केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कैंप, जो आपके पास में साउथ अफ्रीका के जो है सदर्न केप प्रोविंस के अंदर पाया जाता है ना। और ब्राजील के इरावर जो है फॉर्मेशंस वहां पे देखने को मिलता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल सर? क्योंकि सर यह अलग अलग तरह के जीव जंतु, वनस्पति इसी कारण सारे क्षेत्र में पाए जाते, क्योंकि यह सारे कहीं इंटरकनेक्टेड रहे होंगे, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसी कारण जीवाश्मों का वितरण भी बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य था कि सर हाँ कहीं कहीं महाद्वीप एक थे, कालांतर में ये विस्थापित हुए हैं सर। कहीं न कहीं सारे महाद्वीप एक थे, इनमें धीरे धीरे विस्थापन हुआ। याद करो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर। इस तरह के सरीसृपों के कंकाल अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, राइट। तत्पश्चात यहां पे आपके पास में सीखने को जो है वह है कि सर माना जो आपने कहा कि सर ये सब एक थे, ये जुदा हो गए होंगे, ये ड्रिफ्ट हो गया होगा, इनमें कहीं न कहीं दूरियां बढ़ गई होगी, है ना, बीच में पानी भर गया तो समुद्र बन गए। ओके, पर सर हुआ कैसे? आप कह रहे हैं कभी ये एक थे, आज ये बेसिकली अलग अलग जगह पे वितरित है। उसके पीछे का फोर्स क्या है? उसके पीछे का विज्ञान क्या है? वैगनर साहब विज्ञान बताइए। आप वह चीज कह रहे हैं जो हमें दिख रहा है, और आप
सैकड़ों करोड़ों साल पहले की घटनाएं बात कर रहे हैं। आप ये बताएं क्या आज भी इनमें कहीं न कहीं विस्थापन देखने को मिलता है? तो वैगनर साहब कहते हैं हाँ, आज भी विस्थापन देखने को मिल रहा है। हमारे महाद्वीप और जो भी प्लेट्स है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, आज भी बेसिकली जो है उनमें मूवमेंट हो रही है। आज भी वो कहीं न कहीं एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो सर क्यों होता है? रीजन बताओ। बोलते हैं रीजन रीजन ओके ठीक है, सोच के बताता हूं। ये बेसिकली अपने साथ ही वैज्ञानिकों के सामने कुछ रिसर्च रखते हैं। ये कहते हैं कि सर कौन से बल हैं इस ड्रिफ्ट के लिए, इस विस्थापन के लिए? तो वो दो बल बताते हैं, दो बलों का कारण बताते हैं। सर एक कहीं न कहीं पोलार फ्लैक्सिंग बल है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन से उभार से संबंधित जो हो सकता है आपके पास में अर्थ जो है वह अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और लगातार घूमने के कारण क्या हो रहा है, वह अपने यहां पे एक बल्ज बना देती है, बल्ज बना देती है। सर कहीं न कहीं इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का बल्ज है वो कहीं न कहीं मोटी है, वो कहीं न कहीं विस्तारित है, ये हमको पता है। ठीक है ना? यह कैसे हुआ कि सर बाहर की तरफ बल लगता है। जब भी कोई चीज रोटेट करती है सो वो बेसिकली क्या है, ध्रुवों की तरफ एक बल लगाती है, पोलार फ्लिंग एक फोर्स लगाती है, और उस पोलार फ्लिंग फोर्स के कारण बेसिकली क्या हो सकता है आपके पास में कि सर वो महाद्वीपों पे भी लगे। जैसे आप गाड़ी में, कार में कभी बैठते हैं, कार में बैठते हैं और अचानक घुमाव आता है, तो अचानक घुमाव आता है तो बेसिकली क्या होता है, वो पीछे बैठा हुआ आदमी बेसिकली किधर हुआ, आपने गाड़ी इधर घुमाई, पीछे बैठा आदमी इधर गया। राइट? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो आपके पास में घूर्णन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है। हमारे महाद्वीपों पे भी ये बल लगता है। हमारे महाद्वीप भी जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कहीं न कहीं ध्रुवों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, ड्रिफ्टेड हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? क्या हाँ ऐसा हो रहा है सर? तो इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को तथापित पोलर फ्लैक्स, है ना, क्या बोला आपके पास में, पोलर फ्लैक्सिंग बल को, ध्रुवीय फ्लैक्सिंग बल को बेसिकली रीजन बताया था। पोलर फ्लिंग फोर्स इसको कहा था। क्या बोला था इन्होंने? अंग्रेजी में लिखा जाता है पोलर फ्लिंग फोर्स। ठीक है, ये बताया जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। फिर दूसरा बताते हैं कि सर एक ज्वारीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? ज्वारीय बल। सूर्य, चंद्रमा जैसे बड़े बड़े बेसिकली उपग्रह या सूर्य के जैसा जो है स्टार, उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पे जो जल है, जो पानी है, वह उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके कारण माध्य समुद्र तल, मीन सी लेवल से समुद्र का पानी कई बार ऊपर उठ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइड, हाई टाइड, ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। इसको याद रख सकते हैं। और जब वो वापस नीचे की तरफ जाता है और माध्य समुद्र तल से नीचे आ जाता है, इसको पाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार, पाटा। मतलब मीडियम, मतलब कहीं न कहीं मीन सी लेवल पे, माध्य समुद्र तल पे नहीं रह करके वह उससे ऊपर उठ गया तो ज्वार, उससे नीचे आ गया तो पाटा। इसको बेसिकली वो कहते हैं आपके पास में कि दिस इज हाई टाइड, दिस इज लो टाइड। ठीक है सर, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि सर कहीं न कहीं जल को आकर्षित किसने किया? चांद ने और सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ, तो वह माध्य समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है। और जब वह गुरुत्वाकर्षण कहीं न कहीं बल क्षीण होता है तो वह नीचे की तरफ भी लौट आता है। ठीक है, हाई टाइड, लो टाइड, ज्वाल और पाटा। ठीक है सर। तो बोलते हैं कि सर जब मैं लाखों वर्ष तक बेसिकली ये ज्वार का बल अगर पृथ्वी पे लगाऊं तो लाखों वर्ष में बेसिकली क्या होगा, यह बल इतना बेसिकली कारगर हो जाएगा कि जो हमारे पृथ्वी पे ये बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं, इनको भी आगे और पीछे कर सकता है। सर आपको लगने में ये बल छोटा सा लग रहा है, पर सर कई कालांतर में, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में अगर मैं इस बल को अगर मैं जोड़ के देखूं तो सर ये बल इतना प्रभावी है कि सर महाद्वीपों को विस्थापित कर सकता है। और यही बल महासागर महाद्वीपों के वितरण का मुख्य बल के रूप में। तो इनसे जब साइंटिफिक रीजन पूछा गया तो इन्होंने बोला कि सर पृथ्वी का घूर्णन, और फिर इन्होंने बोला कि सर ज्वारीय बल। तो अन्य विद्वानों ने बेसिकली कहा कि नो, दीज आर नॉट सफिशिएंट फोर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि सर ज्वार पाटा से बेसिकली महाद्वीप हिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के घूर्णन से महाद्वीप हिल जाए। अगर ऐसा होता, पोलर फ्लिंग फोर्स होता कि सर हर एक चीज जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो फ्ली हो रही, तो सारे के सारे महाद्वीप ध्रुवों के ऊपर जाकर के ही केंद्रित हो जाते। सारे महासागर कहीं न कहीं फिर जो है विषुवत रेखा के आसपास में आ जाते। आया ना? आया ना? बिल्कुल। अल्फ्रेड वेगनर बोले शात अव्यक्तम, रिलेटिवली इनडिस्क्राइबेबल। बोले चुप। भाई ने जो दो रीजन दिए, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोल दिया कि सर आपने
कारण तो सही आपने कहीं न कहीं जो निष्कर्ष तो सही निकाला कि सर ये विस्थापन हो रहा है और पहले से भी होता आया है और भविष्य में होता रहेगा। उसके प्रूफ भी आपने दिए, पर उसका रीजन नहीं दिया। विस्थापन हो रहा है बताया, क्यों हो रहा है नहीं बताया। और वैज्ञानिक अवधारणाओं में यह सबसे महत्व रखता है कि आप उसके पीछे के विज्ञान को स्पष्टतः तर्क के साथ में संसार के सामने रखें, पटल के सामने रखें। अगर ऐसा आप कर पाए तो कहने ही क्या, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके पास में जो इन्होंने बताया था कि सर सूर्य है, चंद्रमा है और इनका लगातार बेसिकली क्या लगता है, जैसे मून है ना, पानी को बेसिकली क्या है अट्रैक्ट करता है, हाई टाइड लो टाइड। जैसे आपके पास में लगातार जो हैं ये ज्वारीय गतियां, ये सर सफिशिएंट नहीं है। तो सर ज्वारीय बल हो चाहे पोलर फिलिंग फोर्स हो, ये सफिशिएंट नहीं है। अन्य वैज्ञानिकों ने उसमें असहमति जताई और असहमति जताते हुए कहा कि सर ये खाली ये इस तरीके से चंद्रमा के द्वारा पलों के आकर्षित करने से क्या ये सारे के सारे महाद्वीप विस्थापित हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है सर। तो सर हाई टाइड लो टाइड है आपके पास में, जब भी आपके पास में कभी भी ज्वार है या पाटा आता है, टाइड्स के आ जाने से कहीं न कहीं बेसिकली महासागर विस्थापित नहीं हो सकते, है ना। सो अब यहां तक आते आते जो 1912 में हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा दी हुई कुछ चीजें तो एक्सेप्ट की गई और कुछ चीजों को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ चीजों को स्वीकारा जाता है पर इनके द्वारा दिए गए वैज्ञानिक तर्कों को खारिज किया जाता है कि सर ये तर्क, यह कारण, यह बल प्रभावी नहीं है। अभी भी लोगों में क्यूरियोसिटी जारी है, अभी भी लोग जानना चाह रहे क्यों महासागर, क्यों महाद्वीप इस तरीके से वितरित जैसे आज है। क्या बल जो इन्हें बेसिकली लगातार जो है ड्रिफ्ट करा रहा है, इनमें विस्थापन, इनमें दूरियां, नजदीकियां पैदा कर रहा है। तो महाद्वीपीय बहाव के लिए वनस्पति और जीवों के वितरण या टीलैंड जैसे निक्षकों रूप में साक्ष्य तो मिले, पर महासागरीय तल मानचित्रण को एकत्र किया गया। उस जानकारी ने महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के अध्ययन के लिए एक नया आयाम प्रदान किया, राइट। तो काफी सारे बेसिकली ऐसे भी साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही क्यूरियस हुए जा रहे थे कि भाई हमें तो पता करना ही है क्यों बेसिकली पृथ्वी के ऊपर जो आज है वो है, अर्थ ऐसी क्यों है, महाद्वीप ऐसे क्यों विस्थापित हैं, ऐसे क्यों वितरित हैं, हमें जानना है। तो अल्फ्रेड वेगनर के बाद में लोगों ने हार नहीं मानी। अल्फ्रेड वेगनर के बाद में और अन्य भी कई साथी आए, अन्य वैज्ञानिक, अन्य भूशास्त्री आए और उन्होंने बेसिकली जो है इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी और उस रिसर्च के अंतर्गत बेसिकली काफी सारी चीजें पता की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी कहीं न कहीं पढ़ी जाती है वह है संवहन धारा सिद्धांत। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो है ही है आपके पास में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर 1912, कई कारण बताए, साक्ष्य दिए पर कारण प्रॉपर नहीं दिए, है ना, प्रूफ दिए पर रीजन नहीं बता पाया कि वाई आपके पास में ये मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट क्यों हो रही है वो बताना बाकी था, आधा काम हो गया था, आधा काम करना बाकी था। तो यहां पे कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी आती है, संवहन धारा सिद्धांत जिसको कहा जाता है। वर्ष 1930 में आर्थर होम्स करके एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा कि सर ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से हमने पढ़ा था गत क्लास के अंदर कि सर ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, कुछ इस तरीके से पढ़ा था हमने, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये कहते हैं कि पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव से कहीं न कहीं रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है। कि सर ये जो पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं ना, तापमान 1000, 1500, 2000 डिग्री, इतना उच्च तापमान कि हर चीज पिघल जाए। तो सर जो यूरेनियम जैसे तत्व, जो रेडियो एक्टिव तत्व है, उनका विघटन होता है यहाँ पे। और जब उनका विघटन प्रायः प्रारंभ होता है, उनके विघटन स्वरूप, क्योंकि जब भी रेडियो एक्टिव तत्व का डिके होगा, उसका विघटन होगा, तो क्या होगा, उष्मा, एनर्जी, हीट रिलीज होगी और वह हीट तापमान को बढ़ाएगी। तो बोले सर पृथ्वी की गहराई में जब मैं मेंटल में जाता हूं, पृथ्वी की गहराई में जब मैं मेंटल में जाता हूं, तो मेंटल में रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप से, उनकी भिन्नता से मेंटल भाग में बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होती है। और होम्स ने यह तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इसी प्रकार की संवहन धाराओं का निर्माण होता है। अब धारा क्या होता है, स्ट्रीम। धारा क्या होता है आपके पास में, स्ट्रीम। कन्वेक्शनल करंट इसको कहा जाता है। कि सर जैसे ही बेसिकली आप पृथ्वी के अंदर गए, बहुत ही हाई टेम्परेचर है और जैसे ही लावा जो है वह गर्म होकर के
लावा जो है वो गर्म होकर के वापस ऊपर की तरफ उठता है। कोई भी चीज ऊपर ऊपर की तरफ उठेगी, हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। पृथ्वी में जो है यहाँ से नीचे की तरफ कोई मूवमेंट या कोई चट्टाने नीचे जाती है, वो पिघलती है, पिघल करके इतने उच्च ताप में वह गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाती है। यस और नो? तो बोले सर मेंटल में लगातार इस तरह के चक्र, इस तरह के साइकिल, इस तरह के करंट पाए जाते हैं। किसने यह अवधारणा दी थी? यह अवधारणा वर्ष 1930 में दी, आर्थर होम्स ने दी। और इन्होंने बताया कि सर ये जो कन्वेक्शनल करंट चल रहा है ना, ये कन्वेक्शनल करंट कहीं न कहीं इन प्रवाह बल का कारण है। क्योंकि यहां अल्फ्रेड वेगनर ये चीज नहीं बता पाए थे। अल्फ्रेड वेगनर वॉज नॉट एबल टू डिराइव कि क्या रीजन रहा होगा। वह 1912 की बात है। उसके लगभग 20 वर्षों के पश्चात होम्स कहते हैं कि सर ये जो करंट जो चल रहे हैं ना, इन करंट के कारण, यह कहीं न कहीं आपकी धाराओं के कारण, इन संवहन धाराओं के कारण यहां आपके पास में इसके ऊपर क्या है? कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट जो है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट? सो इन्होंने बेसिकली ये सारी चीज बताई और इन प्रवाहों की व्याख्या प्रस्तुत की, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। तो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का क्यों नकारा गया, क्यों निगेट हुआ, क्यों फेल हुआ था? क्योंकि सर वो प्रवाह बल नहीं बता पाया था कि कौन से बल है जो इस ड्रिफ्ट को, इस प्रवाह को, इस विस्थापन को जो है कारण है। होम्स बता पाए। होम्स कह रहे हैं कि सर मेंटल में रेडियो एक्टिव तत्व, उनके विभाजन से बेसिकली जो है उच्च ताप पैदा होता है और उस ताप के कारण कहीं न कहीं यहां पे ये कन्वेक्शनल करंट पैदा होता है। यहां पे कहीं न कहीं एक सर्कुलर साइकिल के अंदर बेसिकली जो है ठंडा लावा नीचे गया, ताप में आया, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठना शुरू। सो दिस इज हाउ बेसिकली दे आर फॉर्मिंग। और सोचो सर, जैसे कभी आप एयरपोर्ट पे गए हो, रेलवे स्टेशन पे गए हो, कन्वेयर बेल्ट नहीं होते, कन्वेयर बेल्ट नहीं होते, आपने सामान रखा, नीचे एक कन्वेयर बेल्ट चलता होता है और उस कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ में आपका सामान भी आगे जाता है। तो ये एक कन्वेक्शनल करंट एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। इसके ऊपर जो अपने महाद्वीप हैं या महासागर है, यह बेसिकली फिर क्या है, आगे या पीछे मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे कन्वेक्शनल करंट की दिशा वह बेसिकली महासागरों के विस्थापन की दिशा और उनकी तीव्रता को, उनकी रेट ऑफ मूवमेंट को भी तय करते हैं। तो इसका बल पता चल गया अब आपको, कन्वेक्शनल करंट। इसको याद रख सकते हैं। मतलब हमारे महाद्वीपों को देखेंगे तो सर इस तरीके से नीचे भी जा रहे हैं, नीचे जाएंगे लावा पिघलेगा, पिघलेगा आपका मेंटल में जाकर के, एस्थेनोस्फीयर में जाके, बेनियोफ जोन में जाकर के वह वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो यह एक तरह का कन्वेक्शनल करंट है, उसमें संवहन धारा है। क्या है? कन्वेक्शनल करंट है, उसमें संवहन धारा है। और इस उसमें संवहन धारा के कारण क्या हो रहा है आपके पास में, हर चीज जो इसके ऊपर होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहां पे कन्वेक्शनल करंट क्या चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है आपके पास में कि सर जो भी चीज है वो नीचे जाएगी, गर्म होगी, वापस ऊपर उठेगी, ठीक है ना? तो वो लगातार ये कन्वेक्शनल करंट, ये धाराएं चल रही हैं। धारा, करंट का मतलब होता है एक निश्चित दिशा में प्रवाह, एक निश्चित दिशा में प्रवाह। तो इसका प्रवाह इस दिशा में होगा, इसके ऊपर जो भी चीज होगी वो इधर आएगी, इसके ऊपर जो भी चीज होगी इस तरफ आएगी, तो ये दोनों टकराएगी, कन्वर्ज होगी। अच्छा, अगर यहां पे इसका ऑपोजिट हो तो कन्वेक्शनल करंट ऑपोजिट होगा, तो सर इसके ऊपर जो चट्टान है, यहां पे जो चट्टान है, उनकी दिशा इस तरीके से होगी। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर इनकी दिशा ऐसे है तो ये दोनों टकराएगी, और इनकी दिशा विपरीत है, विपरीत है तो ये एक दूसरे से दूर जाएगी। राइट? तो कहीं न कहीं आपका अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मूवमेंट कुछ ऐसी रही होगी कि इनमें डाइवर्जेंस, इनमें अपसरण कॉज हुआ होगा, और इनमें बेसिकली बीच में धीरे 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 अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर का पानी इकट्ठा हो गया होगा। क्या ये क्लियर है? यहां पे महाद्वीपीय विस्थापन के पीछे क्या बल है, कन्वेक्शन करंट क्या है, उसमें संवहन धाराएं क्या है, उसका कारण क्या है, आर्थर होम्स ने क्या कहा था, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है ना? अच्छे से क्लियर हुई है? कमेंट करके बता दो फिर एक बार मेरे को। सो इन संवहन धाराओं की लगातार इस करंट के, एक धारा के एक निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण क्या हो रहा है, इसके ऊपर के महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, इसके ऊपर के महाद्वीपों को एक विस्थापन मिल रहा है। राइट? फिर यहां पे बीच में से प्लेट जो है वह एक दूसरे से दूर जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना? सो अब आपके पास में कई महत्वपूर्ण थ्योरीज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो है ही है,
अल्फ्रेड वेगनर की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं न कहीं जो है आपके पास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट आर्थर होम्स 1930 पढ़ चुके हैं हम, है ना। आर्थर होम्स ने क्या कहा कि सर मेंटल में कन्वेक्शनल करंट चलते हैं, इसके कारण कहीं न कहीं महाद्वीपों का विस्थापन बल मिलता है, ठीक। इसीलिए महाद्वीप जो हैं एक प्लेट की तरफ फ्लोट होते जाते हैं, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, दुर्बल मंडल के ऊपर, ठीक है सर। अब सर दो और थ्योरीज हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, वह है सी फ्लोर और प्लेट टेक्टोनिक। इन दो थ्योरी को समझा तो आपको महाद्वीप और महासागर कैसे बने, कैसे बिगड़े, कैसे नष्ट हुए और कैसे बेसिकली जो हैं वो आज वितरित हैं, उनके बारे में समेकित जानकारी मिल पाएगी। अब हमको बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही विश्व युद्ध जो आपका खत्म होता है, आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में क्या था, पूरे अटलांटिक ओशियन के अंदर बेसिकली क्या चल रहा था आपके पास में, आवाजाही चल रही थी, पूरे पैसिफिक ओशियन में आवाजाही चल रही थी। उसके कारण जिस एरिया में आप ट्रेवल कर रहे हो, आर्मी और मिलिट्री का रूल होता है उस एरिया को बहुत अच्छे से जानो। तो आर्मी और मिलिट्री ने, एयरफोर्स ने, कई देशों ने, स्पेसिफिकली अमेरिका और यूरोप और यूके के देशों ने, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि सर समुद्र को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करना शुरू की, उसको स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने कहीं न कहीं महासागरों के अधस्तल का विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जैसे हम समुद्र को मानते हैं ना कि सर नीचे से समुद्र बेसिकली एक मैदान होगा, कि मैदान नहीं है, यहाँ पे अधस्थल जो है समुद्र का जो बेस है, फ्लोर है, वह कहीं न कहीं उसका निरूपण, उसका सर्वे करना शुरू किया, उसकी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कहीं न कहीं पर्वत भी हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं पर्वतीय कटक भी हैं, रिजेस भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, कहीं न कहीं गहरी खाई भी देखने को मिलने वाली है ना, जलमग्न पर्वत, खाइयां काफी सारी है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कहा मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती है। कि सर हद मध्य महासागर के बीच में क्या होता है, ये जैसे ओशनिक प्लेट है, उसमें बेसिकली डाइवर्जेंस देखने को मिलती है कि सर ये इधर कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, ये इधर कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, तो सर अब लावा ऐसे बाहर आएगा, लावा बाहर आएगा यहाँ से, और सर जैसे ये बाहर आता है लावा, यहाँ पे बेसिकली रिजेस बनेगी। क्या बनेगी, रिजेस, छोटी छोटी माउंटेन्स, छोटे छोटे पर्वत, जिनको हम कहेंगे कटक, कटक, है ना। अब ये रिजेस बेसिकली क्या करेगी आपके पास में कि यहाँ पे लावा जैसे ही आता है उसको सॉलिडिफाई कर दे, क्योंकि समुद्र में पानी है, पानी के संपर्क में लावा, पिघली हुई चट्टानें आएगी, है ना। ये नीचे हैं तब तक मैग्मा बोला गया, जब ये बाहर आया तो लावा बोला गया इसको। ये लावा सॉलिडिफाई हुआ, ठंडा हुआ, यहाँ पे उसने कटक बनाई। अब ये कटक जो है समुद्र के मध्य बनती है, कहाँ बनती है, मध्य, तो इनको मध्य महासागरीय कटक का भी नाम दिया जा सकता है ना। मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, हर महासागर में पाई जाती है आपके पास में। तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है और उसके कारण नया लावा आता है, और नए लावा के कारण नई चट्टानें आती है, समुद्र का नया तल, नया ओशन फ्लोर क्रिएट होता है आपके पास में, ठीक है ना। अब इन चट्टानों का बेसिकली अगर अपन काल निर्धारण करें, कार्बन डेटिंग करें, तो इनका अगर साइंटिफिक स्टडी करें तो इससे पता चलता है कि आपके पास में महासागरों का जो नितल है, जो ओशन फ्लोर है, यह क्या है आपके पास में, न्यू। समुद्र का ओशन फ्लोर, उसका नितल, उसका मैदान जो है, उसका फ्लोर है, वह कहीं न कहीं महाद्वीपों से अपेक्षा ज्यादा नया है। तो महाद्वीपों में और महासागरों में नया कौन, महाद्वीपों और महासागरों में नया है महासागर, क्योंकि महासागर नया बनता है, महासागर का तल लगातार बेसिकली बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। ये सब जब हमने सर्वेस किए तो हमको अंदर की घटनाएं बेसिकली पता चलनी शुरू हुई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो उन्होंने कहा कि सर महासागर को एक कोई खाली मैदान नहीं है, महासागर में भी बेसिकली काफी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। एक मग्न तट देखने को मिलेगा, एक मग्न ढाल देखने को मिलेगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल कहीं कहीं यहाँ पे आपके पास में एबिस्मल प्लेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओशन में बहुत ही गहरी खाइयाँ हैं जिनको ओशनीय ट्रेंचेस या महासागरीय गर्त कहा जा सकता है आपके पास में, राइट। तो काफी सारी चीजें जो हैं बताई गई आपके पास में, काफी सारी चीजें यहाँ बताई गई कि महाद्वीपीय शेल्फ क्या हो सकता है आपके पास में, ये महासागरीय बेसिन क्या हो सकता है आपके पास में, एवरीथिंग वाज अंडरस्टूड, सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे समझने को मिली। और ये बताया कि सर हर महासागर के बीच में बेसिकली क्या है, कटक है।
जहां पे बेसिकली ओशन फ्लोर जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, वहां पे एक प्लेट इधर मूव कर रही है तो एक प्लेट इधर मूव कर रही है, बीच में से लावा आ रहा है, लावा सॉलिडिफाई होकर के कटक रिजेस का निर्माण कर रहा है, जिसको हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं, जिसको हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। हर समुद्र में है, इंडियन ओशन में भी है, इंडियन ओशन में भी है, पैसिफिक ओशन में भी है। पैसिफिक ओशन में भी आपके पास में काफी सारी कटक आपको इस तरीके से मिलने वाली है। सदर्न ओशन में भी आपको काफी सारी कटक मिलने वाली है। हर ओशन में, मतलब सर जो ओशन का जो सरफेस है, सतह है, नितल है, वह नवीन है, वह नया है, वह महासागर के अंदर ज्वालामुखी उद्गार के कारण, वल्केनिक इरप्शन के कारण नया लावा, नई चट्टानें लगातार बनती है। महाद्वीप तो बहुत पुराने, कॉन्टिनेंट्स आर ओल्ड एंड ओशंस आर न्यू। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप, कि महाद्वीपीय तल बहुत पुराना है, उसकी अपेक्षा महासागरीय नितल ओशियन फ्लोर नवीन है, वह नया है ना। नया मतलब ये नहीं कि सर पिछले महीने बना है, नया मतलब आज से, अगर यह बना होगा 10 करोड़ साल पहले, यह बना होगा 100 करोड़ साल पहले, इस तरीके से, है ना। तो काफी अंतर इसमें देखा जा सकता है। क्यों? रीजन कि सर महासागरों में लगातार क्या होता है सर, महासागरों के अंदर यहाँ पे ओशियनिक फ्लोर में डाइवर्जेंस देखने को मिलती है कि ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो नीचे से लावा बाहर आ रहा है, लावा जो है यहाँ पे ओशियनिक रिजेस, समुद्री कटक का निर्माण कर रहा है। और कटक के दोनों तरफ अगर हम देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे नया लावा आया, नई चट्टानें बनी, थोड़े साल बाद और नया लावा, नई चट्टानें बनी, तो नई चट्टान पुरानी चट्टान को धकेल के इधर खिसका देती है ना, धकेल के इधर खिसका देती। तो सर यहाँ पे कहीं न कहीं क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे न कहीं मिड ओशियनिक रीजस के आसपास में, मध्य महासागरीय कटक के आसपास में नए तल का, नए ओशन फ्लोर का निर्माण हो रहा होता है। जैसे ही नया ओशन फ्लोर का निर्माण हुआ ना, तो पुराने ओशन फ्लोर को आगे की तरफ धकेल देता है, महासागरों की तरफ धकेल देता है, महासागरों की तरफ धकेल देता है। यह बेसिकली आपको याद रखना है। तो सर नया महासागरों का तल कहां बन रहा है, कटक के आसपास बन रहा है। तो सर पुराने तल का क्या होगा कि सर पुराने तल को, पुराने चट्टानों को वो आगे की तरफ धकेल देगा। ओके सर, समझ में आया। सो वर्णित है कि गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक महाद्वीप की सीमा, एक गहरा समुद्र का बेसिन, एक मध्य महासागरीय कटक। सर कहीं न कहीं कॉन्टिनेंट जो है उसके एक तट रेखा तक, देखो कोस्ट लाइन तक, आप बीच तक ही तो जा सकते हो समुद्र में, फिर भी बीच के बाद में भी समुद्र के अंदर कुछ भाग तो बेसिकली जो है महाद्वीप का ही तो होता है, समुद्र का पानी उसको भी बेसिकली ढक लेता है। तो इस वाले भाग को जो है तो महाद्वीप का ही हिस्सा है, तो महाद्वीप का हिस्सा पर महासागर से ढका हुआ है, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पर फिर अचानक से इसमें बेसिकली जो है एक ढलान देखने को मिलती है, इसको कहा गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। और वह भाग जहां कॉन्टिनेंट्स कहीं न कहीं पूरा का पूरा महासागर से जुड़ जाते हैं, ओशन से जुड़ जाते हैं, उसको कहा गया कॉन्टिनेंटल राइज। तो महासागर का फिर बेसिकली क्या आता है, ये महासागर का एबिस्मल प्लेन, इसको कहा जाता है गहरा समुद्र बेसिन, गहरा समुद्र बेसिन। और महासागरों के बीच में क्या है, ओशनिक रिजेस, ओशनिक रिजेस, यहां पे क्या है आपकी रिजेस देखने को मिलेगी। सो बीच में क्या है रिजेस, साइड में क्या है ओशनिक बेसिन, और फिर इधर क्या है आपके पास में कि सर इधर देखने को मिलेगा महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कौन कौन सी चीज आई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। राइज मतलब समुद्र से राइज किया ऊपर की तरफ, स्लोप मतलब ढलान है सर अचानक, और ये शेल्फ। शेल्फ घरों में शेल्फ लगी होती है कि नहीं होती आपके पास में, किचन में शेल्फ लगी होती है ना, किताबें रखने के लिए आप स्टडी रूम में शेल्फ लगाते हैं। शेल्फ का क्या मतलब हुआ, सपोज ये दीवार, इस दीवार के ऊपर ही मैं इस तरीके की शेल्फ लगा सकता हूँ, राइट। तो शेल्फ इज समथिंग लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ दिस वॉल ओनली, बट यह समुद्र के अंदर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यह कहीं न कहीं आपका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का मतलब होता है कि सर महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग, महाद्वीप का ये जो किनारा है, इस किनारे से लेकर के अबिस्मल प्लेन, गहरे समुद्री प्लेन के बीच का भाग, इस पूरे भाग को हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन, समुद्री सीमा कहते हैं, महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट आता है। यह तट जो महाद्वीप का, वह तट जो समुद्र में
डूब जाए, इसको बेसिकली हमने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल, क्या कहा था आपके पास में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा आपके पास में। फिर है सर कहीं न कहीं आपके पास में महाद्वीपीय ढाल, ये वाली है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर है कॉन्टिनेंटल राइज। तो राइज में क्या है, धीरे धीरे ढलान है, स्लोप में क्या है, तीव्र ढलान है, और शेल्फ में क्या है तो तट का हिस्सा पर समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो यह शेल्फ, स्लोप और राइज, मेरे साथ बोलो, शेल्फ, स्लोप और राइज, मेरे साथ बोलो। यहां पे क्या है आपके, मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार, यह तीनों महाद्वीपीय सीमा का हिस्सा है। कई बार महाद्वीपों के अंतर्गत एक खाइयां भी पाई जाती हैं, महासागरों के और महाद्वीपों के किनारों पे। यहां पे लगभग आपके पास में कुछ खाइयां पाई जा सकती, देयर कैन बी सम ट्रेंचेस, और जो ट्रेंचेस, जो खाइयां यहाँ पे गहरी अवेलेबल होगी, वह भी इसी महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का हिस्सा होने वाली है। तो महासागरों, महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक होते हैं। फिर है सर अबिस्मल प्लेन, हमने ये जान लिया कि सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज, ठीक है। अब इसके बीच में तो क्या आता है, अबिस्मल प्लेन आता है, क्या आता है आपके पास में, वितलीय मैदान, जिसको कहते हैं कि समुद्र के अंदर ये मैदान दोनों तरफ पाए जाते हैं, ये भी मैदान है आपके पास में यहाँ पे। सो यह कहाँ होगा कि सर महाद्वीपीय तटों, है ना, आपके कॉन्टिनेंटल कोस्ट के आसपास में, और मिड ओशनिक रिज, ये क्या है, मिड ओशनिक रिज, कटक है, कटक है। और ये कटक क्यों बनी कि सर कहीं न कहीं लावा बाहर आया, हर बार नई कटक बनी, नई चट्टानें बनी, नई चट्टानों ने पुरानी चट्टानों को और दूर दूर धकेल दिया, कुछ चट्टानों को इधर, कुछ चट्टानों को इधर। तो मध्य महासागरीय कटक और कॉन्टिनेंटल कोस्ट के आसपास में, इसके बीच में पाया जाने वाला है आपका वितलीय मैदान, जहां महाद्वीपों से बहाकर लाया हुए अवसाद इन तटों के दूर निक्षेपित हो जाते। तो सर नदियों के साथ में जो भी अवसाद आएंगे, है ना, नदी अपने साथ में कुछ अवसाद, कुछ निक्षेप लेकर आएगी, वो कहाँ आएंगे, वो इसी के अंदर आएंगे, वो यहाँ पे ही आपके पास में आने वाले हैं। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, ये आपकी ट्रेंच है, ये रही खाई, है ना, ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ, स्लोप एंड राइज, ठीक है। और आगे हो गया अबिस्मल प्लेन, अबिस्मल प्लेन, ठीक है ना। और इसके साथ में नदियां जब भी लेके आएगी आपके पास में, तो वो काफी सारे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाएगा इस प्लेन वाले एरिया में, जैसे डीप सी फैंस वगैरह भी बनेंगे। ये सारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन का क्षेत्र है। फिर सर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, हमने समझ लिया सर, एक होता है आपके पास में समुद्री सीमा, स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि सर ये है एबिस्मल प्लेन, ये क्या है, एबिस्मल प्लेन, महासागरीय नितल, ठीक है। इसके बीच में सर कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी मिड ओशियनिक रीजेस, मध्य महासागरीय कटक, है ना। फिर वापस आपका प्लेन वाला रीजन आ गया, राइज, स्लोप और शेल्फ, ये इस तरीके से पाया जाएगा। ये है पूरा महासागर, ठीक है ना। सो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़ते हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो आपस में बेसिकली ये है क्या, दिस इज नथिंग बट ये पूरी पर्वत श्रृंखला ही तो है, दिस इज द माउंटेन रेंज ओनली। पर ये पर्वत श्रृंखला कहीं न कहीं वल्केनो के कारण बनी, ज्वालामुखी के कारण बनी, समुद्र के अंदर है, नीचे है, डूबी हुई सी स्ट्रक्चर है। संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही होती है ना। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर एक रिफ्ट और प्रभाजक पठार और लंबाई के साथ पार्श्वमंडल देखा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होते, क्या है, ज्वालामुखी के कारण बनाई होती है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है ना अपन ने, ये देखो यहाँ पे हम कहते हैं सर ये रॉकीज हैं, ये एंडीज हैं, यहाँ हिमालय हैं, इतनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं। पर सर यहां अगर आप देखोगे अटलांटिक ओशन में, यहां से शुरू हो रही है ये मिड ओशियनिक रिज, और कहां खत्म हो रही है, वापस इस एरिया में खत्म हो रही है। मतलब सर ओवरऑल पूरा का पूरा पृथ्वी पे इनसे बड़ी कोई पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस नहीं हो सकती। पर ये हमें दिखती नहीं, ये समुद्र के अंदर होती, समुद्र के ठीक बीच में होती, मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, महासागर के ठीक मध्य के अंदर। अतएव हैंस इसको आप ढंग से याद कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रिमेम्बराइज दैट, राइट। तो यह सारा ज्वालामुखी से बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और
इस मध्य महासागरीय कटक पे बेसिकली क्या होता है कि जब जब नया लावा निकलता है ना, वो पुरानी चट्टानों को आगे से आगे मूव करता जाता है, मूव करता जाता है, मूव करता जाता है, मूव करता जाता है। जैसे अगर ये चट्टान जो है 10 लाख वर्ष पहले की है, तो ये चट्टान होगी 20 लाख वर्ष पहले की, उसके आगे की चट्टान होगी 30 लाख वर्ष पहले की, उसके आगे की चट्टान होगी 40 लाख वर्ष पहले की। इस तरीके से बेसिकली ये होता है कि सर जब भी बेसिकली नई चट्टानें बनी मिड ओशियनिक रिज के आसपास लावा के कारण, वह पुरानी चट्टानों को मूव अवे कर देती है, पुशअप कर देती है। कहां? महासागरों से महाद्वीपों की तरफ, महासागरों से महाद्वीपों की तरफ। और सर सपोज यहां पे जो बेसिकली आपके पास में मिड ओशियनिक रिज पाई जाएगी, ये पैसिफिक है आपका, है ना, पैसिफिक है आपका, तो सर यह लगातार अपनी ओशियनिक बाउंड्री जो है, ओशियनिक नीतल जो है, ओशियनिक प्लेट जो है, उसको इस रिज से दूर धकेल देती है। तो सर यह रिजेस फिर किससे टकराएगी? ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इससे टकराएगी। और सर बताओ, जब महासागर और महाद्वीप एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूं। क्या हुआ? कंपन महसूस हुआ? आवाज महसूस हुई? कुछ आवाज महसूस होती, कंपन महसूस होता? आप अपना हाथ जोर से टकराइए, एक महसूस होगा कंपन, वाइब्रेशन। अब सर इतने बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर आपस में टकरा रहे हैं, क्या होगा? क्यों टकरा रहे? समझ में आया कि सर इनमें विस्थापन हो रहा है, कन्वेक्शन करंट है ना, संवहन धाराएं चल रही है कन्वेयर बेल्ट की तरह। यहां से लावा बाहर आ रहा है और हर बार जब भी लावा बाहर आ रहा है, नई चट्टानें बन रही है, नई चट्टानें पुरानी चट्टानों को इधर 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 धकेल रही है। तो अब वो चट्टानें जाएगी कब? वो जाएगी यहां पे समुद्र के पास, महाद्वीपों के पास, और महाद्वीपों से कहीं न कहीं लाखों वर्षों में टकराएगी जरूर। और वो टकराने के पश्चात क्या होगा? जब भी दो प्रतिद्वंदी टकराते हैं तो क्या होता है? एक जीतता है, एक हारता है। वैसे ही अगर मैं कहूं सर दो चट्टानें टकरा रही है, दो सेम जैसी चीजें टकरा रही है, तो क्या होगा सर आपके पास में? कभी पानी में कंकड़ फेंक के देखा है? पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है? कंकड़ डूब जाता है। क्यों? क्योंकि कंकड़ भारी होता है, हैवी होता है। तो सर ये ओशियनिक प्लेट है ना, ओशियन का जो चट्टानें है ना, वह चट्टानें भारी होती है, हैवी होती है, बसाल्ट रॉक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बसाल्ट चट्टानें होती हैं। और महाद्वीप की चट्टानें बनी होती हैं ग्रेनाइट की, जो कि इनसे हल्की होती हैं। तो सर जब भी दो चीजें टकराएगी, महासागर की चट्टानें और महाद्वीप की चट्टानें, तो भारी कौन सी है? महासागर की चट्टानें। भारी चट्टानें नीचे डूब जाएगी, भारी चट्टानें नीचे डूब जाएगी। पर सर इस टकराव के कारण, इस कन्वर्जेंस के कारण कहीं न कहीं अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं भूकंप। कहीं न कहीं ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, जिसको कहीं न कहीं वोल्केनिक मूवमेंट्स में देखने को मिलेगी। वैसे ही आपके पास में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जिसको परी प्रशांत क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो इस पूरे पैसिफिक के अंदर, प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखा जाए तो प्रशांत महासागर की प्लेट यहां पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से लगातार टकरा रही है। और इसके कारण सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भूकंप और ज्वालामुखी की इन्हीं सबसे ज्यादा घटनाओं के कारण इनको क्या कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है ना। एक रिंग है सर, एक तरीके से यह एक रिंग, एक सर्कल के अंदर देखा जाए तो पूरे परिप्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत बेसिकली जो है ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे आपको। अब पता चला आपको क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लेटें लगातार कन्वर्ज कर रही है, इनमें अभिसरण हो रहा है, ये टकरा रही हैं आपस में, ठीक है ना। तो भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण जो है आपके सिलेबस में, चैप्टर में है कि भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी गतिविधि का वितरण देखा जाए तो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा से लगभग समानांतर बिंदु रेखा देखेंगे, है ना। हर सागर में बेसिकली ये दिखने वाली है अपन को, है ना, हर सागर में बेसिकली देखने को मिलेगी। ये देखो अटलांटिक ओशन में कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर, कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर, समुद्र के लगभग बीच के अंदर, हर सागर में लगभग बीचों बीच में यही दिख रही है हमको। तो यह बेसिकली क्या है कि सर यहाँ पे भी ज्वालामुखी निकल रहा है, जहां जहां ज्वालामुखी वहां वहां अर्थक्वेक भी आएगा, और जहां जहां ज्वालामुखी और अर्थक्वेक है उनको बेसिकली जो है हम प्लेट बाउंड्री, प्लेट मार्जिन के नाम से भी जान सकते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी बेसिकली यह देखा जा सकता है, इंडियन ओशन में भी यह चीज देखी जा सकती है, ठीक है ना। सो प्रशांत महासागर में तो बहुत ही ज्यादा है सर,
चारों तरफ प्रशांत महासागर के अंदर बेसिकली हमको यह देखने को मिलेगा, है ना। अटलांटिक के अंदर ऊपर से लेकर के दक्षिण तक पूरा देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन में भी बेसिकली जो है आपको बहुत सारी मात्रा में यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलने वाला है। यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटक के समरूप है। यह शेडेड बेल्ट है ना, तो इसके माध्यम से देखा जा सकता है। शेडेड बेल्ट भी आपको है कि सर ये वाला दिस रीजन और दिस रीजन जो हिमालय के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पे भी तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और यहाँ भी कन्वर्जेंस के कारण, अभिसरण के कारण, टकराव के कारण भूकंप उद्गम हो सकते हैं, ठीक है ना, भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं आपके कारण। और एल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत के किनारे पे बेसिकली सबसे ज्यादा अधिक गहराई के भूकंप पाएंगे। और यहाँ पे फोकस जो हमने बताया था ना कि सर फोकस पॉइंट जो है वो जितना गहरा उतना खतरनाक भूकंप, उतना खतरनाक विनाश हो सकता है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, और ज्यादा एक्टिव वल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। फिर सर सागरीय अधस्थल की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ सागरीय अधस्थल, ठीक है, लेट्स टॉक ऑफ इट। यस, आई होप यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कि सर जो सागरीय अधस्थल है, समुद्र का जो बेसिकली फ्लोर है, उसका थोड़ा सा वर्णन कि सर जैसे आपके पास में पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज होती है, उससे बेसिकली कुछ चीजें हमको पता चलती है कि सर पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज जो होती है कि सर हर टाइम बेसिकली जो है अर्थ अपने आप में बेसिकली मैग्नेट है, उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखा जा सकता है। अर्थ के ऊपर भी कोई भी चट्टाने जो होगी, उसका जो मिनरल्स जो होगा वह भी बेसिकली कहीं न कहीं नॉर्थ और साउथ के अंदर बेसिकली जो है, जैसे नॉर्थ और साउथ में वो भी प्रॉपर अलाइन होने वाला है। तो हर एक चट्टान की बेसिकली कहीं न कहीं बेसिकली क्या होगी, एक तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने वाली है ना। जैसे ये चट्टान की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुणधर्म एक होगा, इसका अलग होगा, इससे मैचिंग होगा, इससे इधर वाले का इससे मैचिंग होगा, क्योंकि ये एक काल की है, ये एक काल की है, ये एक काल धर्म की बनी हुई है। तो ये देखा गया कि महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और यहां बड़ी मात्रा में लावा निकलता है, ठीक है सर। दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों का समय, रचना, संगठन, चुंबकीय गुण समान होता है, मतलब उनमें नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है। चट्टानें यह नवीनतम होती है, तो जो चट्टान इस कटक के जितना नजदीक है वो नवीनतम है, जो दूर वो और पुरानी, जो दूर और पुरानी, जो सबसे दूर वह सबसे पुरानी होती है। फिर कहते हैं सर जो महासागरीय परपटी होती हैं, कहीं न कहीं ओशनिक क्रस्ट होता है, इसकी चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की अपेक्षा अधिक नहीं होती, ऑब्वियसली क्योंकि ओशन तो सर लगातार बन रहा है, यह इसके अंदर, ठीक है ना। तो सर ओशनिक फ्लोर जो होता है वह नया होता है और कॉन्टिनेंटल पुराना होता है आपके पास में। तो सर कितना पुराना होता है, तो यह लगभग आपके पास में 20 करोड़ वर्ष से पुरानी कोई चट्टान नहीं है। मतलब हमारे महासागरों के अंदर 20 करोड़ वर्ष के अंतर्गत लगातार बेसिकली ये चट्टानें बन रही है और बिगड़ रही है। पुरानी से पुरानी जो चट्टान हमको मिली है ना इस मध्य महासागरीय कटक से और दूर और दूर और दूर, जो सबसे पुरानी से पुरानी जो चट्टानें हमको मिली है वो मात्र 20 करोड़ साल पुरानी है। मतलब पूरा का पूरा 20 करोड़ साल के अंदर अंदर ये पूरा महासागरों का तल, फ्लोर, अधल वापस बना है सर आपका। यहाँ अधिक गहराइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर पाए जाते हैं आपके, है ना। गहरी खाइयों में जो आपके पास में डीप ओशनिक ट्रेंचेस होती हैं, वहां पे ज्यादा डीप के अंदर बेसिकली गहराई में जो भूकंप आएगा तो ऑब्वियसली उनका जो है फिर नुकसान ज्यादा होगा। मध्य महासागरीय कटक क्षेत्रों के अंतर्गत जो फोकस पॉइंट होगा वह थोड़ा नीचे ही होगा, यहीं पे समवेयर डाउन द लाइन, इसी पॉइंट पे बेसिकली भूकंप आएगा आपके पास में। हेंस कम गहराई पे भूकंप आने के कारण भूकंप की तीव्रता भी कम होने वाली। ये कह रहा है कि सर जो महासागरीय गहराइयां होती हैं, जो खाई होती हैं, ट्रेंच होती हैं, उसमें ज्यादा अर्थक्वेक, ज्यादा कहीं न कहीं जो है भूकंप देखने को मिलते हैं, जबकि मिड ओशियनिक रीजन जो होती हैं उनमें कम भूकंप और कम तीव्रता के भूकंप देखने को मिलते हैं। और सबसे नया समुद्र तल जो है वो कहाँ होगा, मिड ओशियनिक फ्लोर के आस पास वाला क्षेत्र। जैसे जैसे इसे पुराना जाऊंगा और पुराना, और सबसे दूर जाऊंगा तो सबसे पुराना, और जब मैं महाद्वीपों पे आ जाऊंगा तो ये महाद्वीप तो सबसे पुराने है ना। जैसे ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, यह बनना कहां से शुरू हुआ, इस मिड ओशियनिक रिज से। चट्टानें बनी साइड में, चट्टानें बनी साइड में, धीरे 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 ये पूरा ओशन फ्लोर बना पिछले 20 करोड़ सालों के अंतर्गत। इसी तरीके से जैसे यह मिड ओशियनिक रीजन मध्य अटलांटिक कटक है, यह मध्य प्रशांत कटक देखने को मिलेगी। यहाँ इंडियन ओशन में भी यह कटक देखने को मिलने वाली है आपको,
राइट। सो यह सारे के सारे तथ्य जो हैं आपके किसने दिए थे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, बेसिकली सागरीय अधस्तल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बेसिकली दी थी आपके इन भाई साहब ने। इनको कहा गया है हैरी हेस। इनका क्या नाम था आपका? हैरी हेस, है ना। अभी देखो मैंने 3 थ्योरीज के नाम लिखा है, तो उसमें बताया था आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आएगी कि कैसे सागर का तल जो है ना, सी फ्लोर जो है, सागर अधस्तल जो है वो लगातार विस्तृत होता जाता है। सागर अधतल लगातार विस्तृत होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। मध्य महासागरीय कटक से नई चट्टानें बनी और वो लगातार सी फ्लोर बनाती जा रही है। तो इनके तथ्यों के अनुसार महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर 1961 में 1961 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इनके तर्क अनुसार महासागरीय कटक के शीर्ष पर लगातार बेसिकली जो है यहां पे क्या है, ज्वालामुखी आते रहते हैं और इस ज्वालामुखी के कारण यहां पे कटक के दोनों तरफ चट्टानें बनती रहती हैं और उनके चुंबकीय गुणों का विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस ने परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्तल विस्तर बेसिकली कहा गया। इन्होंने कहा कि ज्वालामुखी लगातार निकलता रहता है, नया लावा आता है, दोनों तरफ भूपर्पट्टी हैं वो दोनों तरफ धकेली जाती हैं, है ना। इधर की चट्टाने इधर धकेली जाएगी, इधर की चट्टाने इधर धकेली जाएगी आपके पास में। इस प्रकार महासागर का जो अधस्थल है, ये जो फ्लोर एरिया है, यह नवीनतम, यह नया बनता रहता है। तो महासागर में विस्तार के से दूसरे महासागर के सिकुड़ने पर हैरी हेस ने कहा कि सागरी परपट्टी के क्षेपण की बात कही। उन्होंने कहा कि सर यहां से महासागरों का कहीं न कहीं नितल बन तो रहा है, पर वो कहीं न कहीं जाके नीचे भी तो जा रहा है। क्या ये महासागर जो हैं यह महाद्वीपों से टकरा रहे हैं? यस सर, महाद्वीपों से टकरा करके भारी होती हैं, ये बसाल्टिक रॉक होती है, तो ये नीचे की तरफ वापस डूब भी जाती हैं, ये डूब भी जाती हैं। तो महासागरीय पटल अधस्थल बन कहाँ रहा है? मिड ओशियनिक रिज पे, मध्य महासागरीय कटक पे। ये खत्म कहाँ हो रहा है? कॉन्टिनेंट बाउंड्री पे, जहां ही महाद्वीप आ गए, महाद्वीपों से टकरा करके, क्योंकि महासागर की प्लेट, महासागर की चट्टानें मजबूत हैं, कठोर हैं, भारी हैं, तो नीचे की तरफ डूब जाएगी। जो भारी चीजें वो नीचे डूब जाती हैं, राइट। पानी से कंकड़ भारी है तो नीचे डूब जाता है, राइट और रॉन्ग। वैसे ही यहां पे लगातार जो है तल बनता है, आगे धकेला जाता है, महाद्वीपीय किनारों पे, प्लेट किनारों पे यह नीचे की तरफ खत्म हो जाता है। इसकी को बेसिकली विनाशी किनारे भी कहा। तो यहां पे तो सृजन हो रहा है और यहां पे विनाश हो रहा है। यहां पे ओशनिक फ्लोर नया बन रहा है और यहां ओशनिक फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है। यह कहीं न कहीं आपके पास में क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और यह डिस्ट्रॉइंग प्लेट बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, राइट। सो ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है, दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इनका विनाश भी होता है ना। तो जो ये गहराई तक जा रहा है ना, तो इसी गहराई के कारण तो ये ओशनिक ट्रेंचेस बना रही, यही तो खाइयां बनाई जा रही है आपके पास में, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें क्लियर है कि सर ये जो ओशन फ्लोर यहाँ पे बना है ना मिड ओशनिक रीजेस के आसपास में, ये ओशन फ्लोर ही तो बेसिकली जो है आगे की तरफ मूव करते करते जब कॉन्टिनेंट से टकराता है तो नीचे की तरफ डूब जाता है। तो ओशनिक प्लेट जो है, समुद्री प्लेट जो है, समुद्री चट्टान जो है, भारी होने के कारण डूब जाती है, सबसाइड हो जाती है आपके पास में, राइट और रॉन्ग। ये देखो ओशनिक प्लेट इधर गई, ये कहीं कहीं महाद्वीप है, इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे डूब गई। नीचे डूब करके नीचे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे यह ज्वालामुखी के रूप में कहीं न कहीं लावा बना करके वापस आ जाएगी। देखो सर यहाँ ये पहाड़ों का रूप ले लेती है। यहाँ पे ये देखो एक तरह का ज्वालामुखी पहाड़। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओशनिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल प्लेट से, महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट से टकराव हो रहा है। अब मैं जो बार बार प्लेट कह रहा हूं वो क्यों? क्योंकि सर जो ये पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी है ना सर, वो एक तरीके से फुटबॉल की तरह मान लो। जैसे फुटबॉल में ये इस तरह के बेसिकली जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों को बेसिकली सी कर, है ना, इनको बेसिकली सीव करके बेसिकली पूरी फुटबॉल बनाई जाती है। पृथ्वी भी कुछ ऐसे ही है। पृथ्वी भी छोटे छोटे इन तरह के लिथोस्फेरिक टुकड़ों से, लिथोस्फेरिक प्लेट से बनी है। क्या हमने लिथोस्फेयर के बारे में जानकारी ली है कि सर पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग, इसको भूपर्पट्टी कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है ना। ये किसी का भाग है आपके पास में कि सर ये क्रस्ट का ही भाग है, फिर है मेंटल और फिर है कोर, है ना। सो सबसे ऊपर वाला भाग जो है यह कहीं न कहीं सॉलिड है, यह कहीं न कहीं ठोस है और यह आपके पास में
कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट बनाता है, ठीक है ना। तो प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो प्लेट विवर्तनी की थ्योरी है किसी एक आदमी ने नहीं दी, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ये, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इन प्लेट्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। महासागरीय तल विस्तार अवधारणा इसको कहा जाता है ना, कि सर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पश्चात विद्वानों ने महाद्वीप महासागरों के वितरण के अध्ययन को फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में कई वैज्ञानिक मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने अलग अलग कालखंड में बनाए गए अलग अलग वैज्ञानिकों की अवधारणाओं को, अलग अलग तथ्यों को बेसिकली जो है इकट्ठा किया और सब तथ्यों को इकट्ठा करके एक थ्योरी दे दी, एक थ्योरी दे दी। मतलब यह विचार ऑलरेडी थे, किसी ने यूरोप में कुछ कहा, किसी ने अमेरिका में कुछ कहा, किसी ने जो है एशिया में कुछ रिसर्च की, और उन सबकी रिसर्च, उन सबके विचारों को संकलित किया इन तीन वैज्ञानिकों ने, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने, और इन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दे डाली जिसका नाम है प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसका क्या मतलब है सर आपके पास में, इन्होंने बेसिकली यह कहने की कोशिश की कि हमारी पृथ्वी जो है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स में यह कहा गया कि सर पृथ्वी कई विवर्तनी की प्लेटें, लिथोस्फेरिक प्लेटों के अंदर टूटी हुई, हमारी अर्थ जो है ऐसी कई छोटी छोटी विवर्तनिक प्लेटों के अंदर विभक्त है, और यह प्लेटें जो हैं आपके पास में एस्थेनोस्फेयर के ऊपर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षितिज अवस्था में चलयमान है। सर एस्थेनोस्फेयर है ना यहाँ पे नीचे, लगभग 200 किलोमीटर नीचे जहां पे हम खड़े उससे नीचे दुर्बल मंडल, पिघली हुई चट्टानें, मॉल्टन, सेमी मॉल्टन स्टेज में, प्लास्टिक लेयर में, इसके ऊपर ये बह रहा है, जहां पे हम कहते हैं ना सर कन्वेक्शन करंट चलता है, जहां पे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट चलता है, उसमें संबंध धाराएं चलती है मेंटल में, ये उसी के ऊपर। तो ये तो पिघली हुई चट्टान है, इस पिघली हुई चट्टान के ऊपर हमारी यह वाली जो प्लेट है, यह एक तरह की टेक्टोनिक प्लेट है, और यह टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है। अब इस प्लेट के ऊपर अगर समुद्र है तो यह महासागरीय प्लेट हो गई, इस पे अगर कहीं न कहीं महाद्वीप है तो यह महाद्वीपीय प्लेट हो गई। तो कोई भी टेक्टोनिक प्लेट एक ठोस प्लेट है जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर गतिमान है, चलयमान है, यह याद रखना। दूसरा, इनकी प्रकृति, ये महासागर का अधिकांश हिस्सा अगर लिए हुए है, मतलब इस प्लेट के ऊपर अगर अधिकांश हिस्से पे पानी है तो महासागरीय, और अधिकांश हिस्से पे अगर जमीन है तो यह महाद्वीपीय प्लेट हो गई आपकी। तो ओशनिक प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। इन प्लेटों की गहराई अगर देखा जाए तो स्थल मंडल में 5 से 100 किलोमीटर की गहराई तक देखी जा सकती है ओशियन में, और कॉन्टिनेंट्स में 200 किलोमीटर की गहराई तक देखी जा सकती है आपके पास में, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारा लिथोस्फेयर है आपके पास में, ठीक है ना। लिथोस्फेयर आपका किस गहराई तक देखने को मिल सकता है, कि सर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही ये सारा लिथोस्फेयर ही देखने को मिल रहा है, सर लगभग आपके 100 किलोमीटर के आसपास में ये देखने को मिलेगा। तो पूरा विश्व जो है अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ है, जैसे ये यूरेशियन प्लेट हो गई आपके पास में, जैसे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई आपके पास में, ठीक है ना, ये पैसिफिक है आपके पास में, तो पैसिफिक प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर प्लेट हो गई आपके पास में, है ना, ये अरेबियन प्लेट हो गई। तो इस तरीके से पूरा विश्व जो है वो छोटे छोटी और बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटा हुआ है। तो आपके पास में अगर देखा जाए मुख्य रूप से विश्व इन प्लेटों में विभाजित हैं, और इन प्लेटों के ही आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट के कारण महाद्वीपों के विस्तार और महाद्वीपों के वितरण में परिवर्तन लगातार देखने को मिलता है दोस्तों। तो प्रमुख प्लेटें कितनी है सर? 7 प्रमुख प्लेटें हैं, 7 प्रमुख प्लेटें हैं। अंटार्कटिक प्लेट सबसे नीचे, फिर है उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये फिर है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ये फिर है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट, ठीक है। फिर है आपके पास में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट, लगभग दोनों एक ही साथ जुड़ी हुई है। फिर है आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये फिर है आपके पास में यूरेशियन प्लेट, ये तो ये तो है मुख्य प्लेट। 7 मुख्य प्लेटें देखने को मिलेगी, और कुछ आपके पास में 6 माइनर प्लेट भी है। कौन कौन सी है सर माइनर प्लेट? कोकोस प्लेट, है ना, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, है ना, कैरोलाइन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, यह। अब इस पे याद ये रखना है, प्रश्न ये बनेगा कोकोस प्लेट
किन प्लेटों के बीच में? यह अमेरिकन और प्रशांत प्लेट के बीच में, अमेरिकन और प्रशांत, ये अमेरिकन प्लेट और ये प्रशांत प्लेट के बीच में है। नास्का प्लेट किसके बीच में? कि सर यह कहीं न कहीं आपके पास में, नास्का प्लेट कहाँ है आपके पास में? यह अमेरिका और प्रशांत के बीच में है। फिर है सर आपका फिलीपाइंस प्लेट पूछ सकता है, ये फिलीपाइंस प्लेट आपके पास में, तो फिलीपाइंस प्लेट जो है वो एशिया, ये एशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक के बीच में। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पास में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है आपके पास में यहाँ पे यह एक प्लेट, इसका नाम है आपका माउंट, जैसे फ्यूजी है ना, माउंट फ्यूजी पता होगा, तो ये फ्यूजी प्लेट भी वहां पे। सो यह माइनर प्लेट, ये इतनी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है ना, बड़ी बड़ी प्लेट ये। सो कुछ मुख्य हैं और कुछ आपके पास में जो है लघु छोटी प्लेटें हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये बताया जा रहा है कि सर यही प्लेट्स जो है ना, इन्हीं प्लेटों में लगातार गति है, महाद्वीपीय गतिमान है, यह सही नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सर कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट जिस प्लेट पे है ना वह प्लेट गति कर रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्लेट चलयमान है, सभी प्लेट गति कर रही है, भविष्य में भी यह प्लेटें गति करती रहेगी। वैगनर ने कहा था कि महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप था, पेंजिया के राप में विद्यमान था। पेंजिया अलग अलग महाद्वीपों के अभिसरण से बना था, यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिक आंकड़े भी उसने दिए थे, है ना। और भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर बताया जा सकता है कि सर जो ये इंडिया है हमारा, वो भी कहीं न कहीं गोंडवाना लैंडमास का ही भाग था। आई होप ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तो अब हम कहते हैं ना कि सर ये प्लेट है, पूरा विश्व ऐसी ऐसी प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों में तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है, एक तो ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं, एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, है ना, इनको हम कहते हैं अभिसरण। क्या लिखा जाता है? अभिसारी प्लेट किनारे, अभिसारी प्लेट किनारे। और सर जब भी टकराएगी यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, माउंटेन्स आएगी, वल्केनोस बनेंगे। तो क्या है? वल्केनो, अर्थक्वेक और माउंटेन्स, ये तीन चीजें यहां देखने को मिलेगी। तो एक है डाइवर्जेंट, जैसे अभी ओशन में अभी बताया ना कि सर एक आपके पास में क्या है, यह प्लेट है, इस प्लेट में बेसिकली क्या आ गई? दरार आ गई, नीचे से आया लावा, इस दरार के अंदर से आया लावा, और यहां पे बेसिकली मिड ओशनिक रीजस जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? मिड ओशनिक रीजस, वो इसको इधर धकेलने लगा, इसको इधर धकेलने लगा। तो जब इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने लग जाए तो इसको अभिसारी नहीं अपसारी प्लेट बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट किनारे, प्लेट किनारे। तो ये अपसारी प्लेट किनारे जो है आपके पास में, यहां पे नया क्रस्ट बन रहा है, जैसे मिड ओशनिक रिज के आसपास, मध्य महासागरीय कटक के आसपास में बनता है। यह एक दूसरे से दूर खिंचती हैं और स्थल पे विस्तारित स्थल बनाती हैं, जैसे मध्य अटलांटिक रिज है, अमेरिका और यूरेशियन अफ्रीका प्लेट को अलग अलग कर रही है आपके पास में, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है यहाँ पे रिज, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर सर अभिसारी प्लेट किनारे, अभिसारी प्लेट किनारों में क्या होगा आपके पास में? दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही, और जहां पे टकरा रही है वहां पे भारी प्लेट डूब जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे आपको, और अर्थक्वेक और वल्केनो यहां पे देखने को मिलेंगे आपको, राइट और रॉन्ग। सो यहां पे भूपर्पट्टी नष्ट हो जाती है, देखो ये प्लेट नीचे जा रही है ना, डिस्ट्रॉय हो रही है आपके पास में, एक प्लेट दूसरे के नीचे नष्ट हो जाती है, डूब जाती है। प्लेट के डूबने का स्थान सबडक्शन जोन कहलाता है। अभिसरण के तीन तरीके हैं आपके पास में, देखो, या तो ओशनिक प्लेट से टकरा सकती, या कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकती है, या ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकती है, राइट। महासागरीय प्लेट से, महाद्वीपीय प्लेट से, या महाद्वीपीय प्लेट से, ये तीन तरह के संभव है आपके पास में, राइट। तो इस तरह के हो सकते हैं। तीसरा है ट्रांसफॉर्म, मतलब सर अब ना ही तो हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ना ही सर हम एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, हम तो सर एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं। एक प्लेट ऊपर तो एक प्लेट नीचे, एक प्लेट इस तरफ तो एक प्लेट इस तरफ, राइट। इस चीज में क्या होगा? दोनों में फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? जो इसके किनारे मैचिंग से है, जहां से ये जुड़े हुए, अब इनमें फ्रिक्शन होगा, इनमें घर्षण होगा। तो यहाँ पे जो भूपर्पट्टी है, लिथोस्फीयर है, प्लेट है, वो ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, क्योंकि नष्ट कहां हो रही थी? जहां पे टकरा रहे थे। उत्पन्न कहां हो रही थी? जहां प्लेटें दूर जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि क्षितिज रूप से एक दूसरे के पिछले भाग में खिसकती है ना, स्लाइड पास्ट होती है एक दूसरे के। और रूपांतरण भ्रंश आमतौर पर मध्य महासागरीय कटक के लंबवत पृथक्करण के तल होते हैं और पृथ्वी की धुरी से
दूर प्लेट के एक हिस्से को विभेदक गति विस्फोटक के अलग अलग समय पे बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव प्लेट विभागों के अलग अलग खंडों पे पड़ता है। दैट्स इट, बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसके कारण क्या आएंगे सर, अर्थक्वेक आ सकते हैं, माइल्ड वोल्केनो आ सकता है, बहुत ही लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर प्लेट एक प्लेट की तरफ जा रही है या टकरा है। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, यह यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है ना। ये इंडियन प्लेट है, यह यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी कारण तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, हिमालय बना हुआ, इसी कारण इसका हिमालय बना हुआ है आपके पास। सर प्लेट की यहाँ पे संचरण की गति दी हुई है। सर जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही है। मध्य महासागरीय कटक के समानांतर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्रों की पट्टी होती। तो सर प्लेट्स मूव कर रही हैं, किस दिशा में मूव कर रही है और किस स्पीड पे मूव कर रही है, कितने इंच या कितने मीटर एक वर्ष में जाती है। तो ये कह सकते हैं कि सर 2.5 सेंटीमीटर एक वर्ष में जाती है। ये कैसे पता लगाया कि सर मध्य महासागरीय कटक से ही तो बेसिकली प्लेट्स मूव कर रही है, यहीं से तो प्लेट्स को आगे पीछे किया जा रहा है। तो सर जो यहां से प्लेट्स को आगे पीछे किया जा रहा है तो कितना आगे पीछे हुआ, तो सर यहां पे जो जितनी आपके पास में नई चट्टानें बनी है उन चट्टानों के चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को आप स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनको स्टडी करके हम बता सकते हैं ओके इतने साल पहले मैग्नेटिक फील्ड ये था, अब नई चट्टान इनका मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इतने साल में इतनी चट्टानें बनी है, तो ये प्लेट इतनी मूव हुई है। तो आर्कटिक कटक जो है आपके पास में वहां पे 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बेसिकली प्लेट की मूवमेंट है। जबकि दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में चिली के आसपास में लगभग 3400 किलोमीटर पश्चिम में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बेसिकली जाती है। तो इसमें काफी सारी चीजों का जो है वो रहता है कि सर इन प्लेट के मूवमेंट की गति क्या है। सर ऐसा नहीं है कि सर साल भर में बेसिकली करोड़ों लाखों किलोमीटर ये घूम गई, मात्र 2 सेंटीमीटर एक साल में। 2 सेंटीमीटर तो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर क्या ही मूवमेंट होती है। पर पूरा महाद्वीपीय प्लेट है सर, या महासागरीय प्लेट है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसमें कौन कौन से बल निहित होते हैं, वैगनर ने कई सारी चीजें बताई थी। वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के लिए यहाँ पे क्या बताया था, पृथ्वी एक ठोस है, गतिहीन पिंड है, समुद्र तल प्रसार की अवधारणाओं पे बात की थी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जब बाद में इसमें जुड़ा तो इन्होंने काफी सारी चीजें और नहीं ऐड की आपके पास में, राइट, कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स। फिर हमें पता चला कि सर यहाँ पे कठोर प्लेटें होती हैं, है ना, देयर आर सॉलिड प्लेट, और इन सॉलिड प्लेटों के नीचे बेसिकली एस्थेनोस्फेयर में, मेंटल में बेसिकली क्या चल रहा होता है, कन्वेक्शन करंट चल रहा है, संवहन धाराएं चल रही हैं। और उन संवहन धाराओं के कारण यहाँ पे बेसिकली क्या है, गर्म सामग्री सतह के ऊपर उठती है ना, ठंडी होने लगती है, फिर पुनः गहराइयों में डूब जाती है। गर्म होकर के ऊपर उठी, फिर वापस गहराइयों में डूब गई, और ये लगातार ये धारा के रूप में चलती ही रहती हैं। तो बार बार ये चक्र संवहन धाराओं का एक कन्वेक्शन सेल्स का निर्माण कर देता है। और पृथ्वी के भीतर उष्मा का स्रोत क्या है, सबसे पहले है सर आपके पास में रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होता है। फिर सर अवशिष्ट ताप। अवशिष्ट ताप क्या है, यह वह ताप है जो पृथ्वी के निर्माण से लेकर के अभी भी बेसिकली अर्थ शुरुआत में सूर्य के साथ साथ में सौर मंडल के साथ जब बनी थी, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अर्थ वाज वेरी हॉट एंड मॉल्टन, अस्थिर थी। अभी भी तो बेसिकली अर्थ का इंटीरियर देखा जाए तो बहुत ही गर्म है, इट इज वेरी हॉट एंड मॉल्टन। सो इसको भी सीखना समझना बहुत ही जरूरी है। आई होप ये सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर हुए हैं। लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, मेंटल है, ये सारी चीजें हम अच्छे से सीखे हैं और समझे। अब इंडियन प्लेट के बारे में अगर कहा जाए ना कि सर जो ये हमारी इंडियन प्लेट है, तो भारतीय प्लेट, प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम कहा जाए, जैसे ये वाला इंडिया, दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द पेनिनसुलर इंडिया। यह कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था, इसलिए इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। हिमालय अब ये जब भी जाकर के यहाँ टकराई तो यहाँ पे टीथियस सागर के जो भी सेडिमेंट्स थे उनको इन्होंने कर दिया एलिवेट। यहाँ पे एक सबडक्शन जोन बन गया। क्या बन गया, सबडक्शन जोन बन गया। तो महाद्वीप के रूप में उत्तरी प्लेट सीमा बनाता है। तो पूर्व में म्यांमार, रोकनमा की पहाड़ियां, ये वाला क्षेत्र आपके पास में क्या, आपके अराकन योमा की पहाड़ियां, ठीक है ना। और द्वीपीय चाप के रूप में जावा ट्रेंच है, यहाँ पे आपके पास में ये देखने को मिलेगी, जावा ट्रेंच एंड ऑल। तो ये इसकी बाउंड्रीज बना रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर इंडियन प्लेट जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि सर यह प्लेट अभिसरण के कारण, कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पे माउंटेन्स बना रही है। और इन माउंटेन्स को हम क्या कह रहे हैं, हिमालयन माउंटेन्स कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे इंडिया का लैंड मास गोंडवाना से, है ना, याद करो, गोंडवाना लैंड मास से अलग होकर, अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ आया, इक्वेटर से भी ऊपर आया,
और भूमध्य रेखा से ऊपर आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया। आज का भारत यहाँ है और जहां पे ये टकराया वहां पे कई माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन किया इसने। यह बहुत ही बेसिक है कि सर इंडियन प्लेट इस तरीके से आई और वह जाकर के टकराती है और आज के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो कैसे ये ऑरोजेनेसिस होती है, इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। आई डोंट थिंक कि अभी तक आपने इस चैप्टर को इतने अच्छे से इतनी बेहतरी से पढ़ा था। क्या अब यह क्लियर हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन, मेथड, एनिमेशन, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, मोर देन 20 आवर्स। हाँ, एक चैप्टर पढ़ाने के पीछे 20 घंटे की रिसर्च, तब जाकर के ये कंटेंट आपके सामने इतनी सहजता से आया। कहने को मात्र 5-10 पेज है, ठीक है। सो इंडियन प्लेट्स का निर्माण किस तरीके से होता है यह हमने सीखा है और आपको बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है आपके पास में, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के तट से बेसिकली पहले ये जुड़ी हुई थी, एशियाई महाद्वीप से ये अलग होती हैं। तो और टीथियस सागर से बेसिकली जो है अगर हम देखने की कोशिश करें, भारत के उत्तर की यात्रा प्रारंभ होती है लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो। ये पेंजिया से बेसिकली टूटता है और यहाँ पे बेसिकली यह एशिया से टकराता और हिमालय का निर्माण करता है 50 मिलियन ईयर अगो। और लगभग 140 मिलियन ईयर अगो जो है आपके पास में यह 50 डिग्री साउथ पे था आपके पास में। और एशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के संचलन के दौरान लावा के बाहर निकलने से एक मुख्य घटना डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो ये कह रहा है सर ये हमेशा ही इंडिया यहाँ पे नहीं था, कभी इक्वेटर के नीचे भी था। और यहाँ पे जब वो इक्वेटर के नीचे था ना तो कहीं यहाँ पे ज्वालामुखी भी निकले और इन ज्वालामुखी निकलने के कारण इस पूरे क्षेत्र में एक ज्वालामुखी प्रवाह हुआ और इस ज्वालामुखी प्रवाह के कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी मैदान जो बने हैं वो भारत की नॉर्थवर्ड मूवमेंट के टाइम बने, जब भारत इक्वेटर के साउथ, इक्वेटर के दक्षिण से उत्तर की तरफ बेसिकली गति कर रहा था। तब कुछ ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण यहाँ डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दक्षिण पूरा भारत जो है वो स्टेबल माना जाता है, प्लेट्यू रीजन माना जाता है, इसी कारण माना जाता है। और भारत के अंदर सबसे पुराना है ही ये, सबसे नए हैं बेसिकली क्या है आपके पास में, सबसे नई स्थलाकृति देखा जाए भारत के अंतर्गत जो गंगा के मैदान है और आपके यह जैसे पहले पहाड़ बने, पहाड़ों से जो नदियां आएगी उनसे फिर ये मैदान बनेंगे। सबसे स्टेबल जो है वो हमारा यह भूभाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। बीच वाला सागर टीथियस सागर, इसी के सेडिमेंट्स का अपलिफ्ट होकर, वलित होकर के, फोल्ड होकर के ये आज इंडियन हिमालयन माउंटेन्स बनी है। दैट्स इट, है ना। ये एनिमेशन भी देख लीजिए आप लोग, कैसे इंडियन प्लेट्स टकराती गई और धीरे 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 बेसिकली क्या बनाया। अभी भी इंडियन प्लेट्स मूव कर रही है नॉर्थवर्ड। अभी भी हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं कि नहीं आते, नेपाल में आते हैं, दिल्ली रीजन में भी आते हैं, वो इसी कारण आते हैं क्योंकि ये इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर टकराव कर रही है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मैंने पिछले 1.5 घंटे में आपके साथ मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या दे रहे हो मुझे। क्या यहाँ पे आपके पास में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को साथ साथ स्थित होने की संभावनाएं व्यक्त की? एल्फ्रेड वैगनर, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी और एडमंड हेस। कमेंट करके बताओगे कि पहले का आंसर क्या है, ए बी सी डी। पोलर फ्लिंग बल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परिक्रमा से, गुरुत्वाकर्षण से, घूर्णन से या ज्वारीय बल से? तो जल्दी से ये भी कमेंट करके बताएंगे सेकंड का आंसर क्या है, ए बी सी या डी। फिर इसमें से कौन सी माइनर प्लेट है? फिलिपाइन, एंटार्क्टिका, नास्का और अरब। तो सर लघु प्लेट कौन सी है? तो 2 प्लेट थी, मेजर और माइनर, उसमें से अंतर बताएंगे। फिर आपके पास में एक प्रश्न है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की सीमा है? तो हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा है ना, जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, वो कैसी सीमा है? जो टकराव हो रहा है ना, जो टकराव के कारण कैसी सीमा बनती है? अभिसारी है या अपसारी है? अभिसारी में क्या महासागरीय, महाद्वीपीय है कि सर आपके पास में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल है, या फिर आपके पास में अपसारी? अपसारी का मतलब है सर डाइवर्ज होना, ऑपोजिट दिशा में जाना, या रूपांतर है, रूपांतर का मतलब सर समानांतर गति करना, या महाद्वीपीय, महाद्वीपीय कि सर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, कैसी मूवमेंट है? ABCD आंसर करके बताओ। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास के अंतर्गत। डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इस क्लास का होमवर्क जरूर सबमिट करें, इस क्लास का फीडबैक जरूर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। वी लव यू ऑल वेरी इक्वली। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।